ओके जी, ये हम और आप लोगों ने नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर था हम और आप लोगों ने पढ़ लिया है। और नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर को हम और आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी भी कहा हुआ था। तो नेफ्रॉन की जो मॉर्फोलॉजी थी वो हम और आप लोगों ने कवर कर ली है। लेकिन जब हम और आप लोगों ने नेफ्रॉन की मॉर्फोलॉजी कवर कर ली है, अब नेफ्रॉन का जो फंक्शन है, नेफ्रॉन की जो फिजियोलॉजी है, जो कि यूरिन फॉर्मेशन है, वो भी आपके कोर्स के अंदर है। तो अगर आप लोग देख ले तो हमारा जो टॉपिक है वो है नेफ्रॉन फंक्शन। और याद रख ले, नेफ्रॉन के फंक्शन को हम और आप लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। तब जाके मैंने ये बात लिखी हुई है, फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन का फंक्शन है वो एक ही है, वो है यूरिन फॉर्मेशन। इसका मतलब कि एमसीक्यूज में इन तीनों में से कोई भी लफ्ज आपके लिए आ गया ना, इसका मतलब एक ही होगा। तो नेफ्रॉन में हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी कि इसके अंदर दो मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक कैप्सुलर पार्ट होता है, एक ट्यूबुलर पार्ट होता है। जो कैप्सुलर पार्ट होता है, इनमें बोमेन्स कैप्सूल होता है, इसके जो कि डबल वॉल्ड होता है। इसके अंदर वो पोडोसाइट्स होते हैं, इसके अंदर वो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ये सारे पॉइंट्स हम और आप लोगों ने डिस्कस किए हुए थे। लेकिन जो शाबाश है, लेकिन जो ट्यूबुलर पार्ट है, इसके अंदर फिर तीन पार्ट्स प्रेजेंट थे, जिसको मैंने ब्लू इसको इंडिकेट किया हुआ है। एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल था, मैंने बताया हुआ था, इसको मैं आमतौर पे पीसीटी से एब्रीविएट करता हूं। एक लूप ऑफ हिनली है, जिसको मैं एलओएच से एब्रीविएट करता हूं। और एक डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, जिसको मैं डीसीटी से एब्रीविएट कर रहा हूं। ये फिर आखिर में ओपन हो जाता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट वन। फिर हम और आप लोगों ने ये बात भी डिस्कस की हुई थी कि इसके अंदर एक एफेरेंट आर्ट्रियोल होता है, ये वहां पे ग्लोमेरुलस बना लेता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल की फॉर्म में इससे निकल जाता है। फिर वो पूरे ट्यूबुलर पार्ट के ऊपर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बना लेते हैं। लेकिन जहां पे लूप ऑफ हिंदली होता है, वहां पे हम उस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को हम फिर वाजा रेक्टा कहते हैं। और ये फिर आखिर में ऊपर जाके यहाँ पे इसका कलर थोड़ा ब्लूइश सा हो जाता है। ये फिर आपस में मिल जाते हैं और एक वेन को फिर ये बना लेते हैं, जिसको हम रीनल वेन कहते हैं, जो कि किडनी से फिर एग्जिट हुआ था। इसको हम और आप लोगों ने, यहाँ तक हम और आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था। अब होता क्या है कि जो इसका फंक्शन है ना, यूरिन फॉर्मेशन, वो होता कैसे है, इसको आप लोग सही तरीके से समझने की कोशिश कर ले। इनमें कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक को भी रख ले, साथ में अगर पेज बॉल पॉइंट वगैरह जो बात मैं कह रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर इतनी तरह जगह है ही नहीं, वो आप अपने साथ खुद ही नोट करते जाए, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। उम्मीद है फिर आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगी। अगर हम और आप लोग अब हम और आप लोग इस टॉपिक को हम और आप लोग शुरू कर रहे हैं। अगर हम और आप लोग ये ग्लोमेरुलस, जो कि ब्लड कैपिलरी का एक मास है, एक टफ्ट है, एक गुच्छा है, अगर हम और आप लोग इस ग्लोमेरुलस का एक छोटा सा पोर्शन हम और आप लोग इसका काट दें, और काटने के बाद कहीं अगर हम और आप लोग इससे इसको निकाल दें, और निकालने के बाद कहीं अगर हम और आप लोग इसका स्ट्रक्चर बोर्ड के ऊपर बनाए, थोड़ा सा हम और आप लोग इसको मैग्नीफाई कर ले, तो ये हमें कुछ ऐसे नजर आएगा। ये कोई और चीज नहीं है, ये इस ग्लोमेरुलस यानी ब्लड कैपिलरी का एक छोटा सा पोर्शन है, मैंने काटा हुआ है। काटने के बाद इसको हम और आप लोगों ने मैग्नीफाई किया। जब मैग्नीफाई किया और जब हम और आप लोगों ने इसको देखा, राइट, तो फिर इसके अंदर हमें क्या क्या नजर आ गया। इस जो ब्लड कैपिलरी है, इसका जो अंदर वाला साइड होता है, यानी जो इसका इनर साइड होता है, वहां पे सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है। वो जो सेल्स की जो लेयर होती है, इसको मैं ब्लू मार्कर से इसको ऐसे ऐसे शो कर रहा हूं। यहां पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे, शाबाश से, ये जो ब्लू कलर के हैं। और ये चूंकि बिल्कुल रबड़ के पाइप कैपिलरी है, आर्ट्रियोल है, इस तरह से होता है, इसके पूरे गोल जो अंदर वाला साइड होता है ना, वो बिल्कुल इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट होता है। तो इसको मैं यहां पे भी इसको शो कर रहा हूं, ये इधर पे भी ऐसे प्रेजेंट होता है। तब जाके ये दोनों साइड पे होगा, तो दोनों साइड पे मैंने इसको बना दिया है। ये जो ब्लू है, इसको मैं एक खास किस्म का नाम दे रहा हूं, और आपके बुक ने इसको दिया भी हुआ है, वो है कैपिलरी एंडोथीलियम। आपके बुक ने ये नाम लिखा हुआ है, कैपिलरी एंडोथीलियम। लेकिन जो कैपिलरी एंडोथीलियम होता है, इसके नीचे सेल्स की एक और लेयर प्रेजेंट होती है। इसके नीचे, तो अगर नीचे होगा तो फिर तो अंदर की तरफ होगा, तो वहां पे सेल्स की एक और लेयर भी प्रेजेंट होती है, जिसको मैं ग्रीन से इसको शो कर रहा हूं। ये भी ऐसे ही प्रेजेंट होता है, मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। लेकिन ये इसके अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन है, इसको मैं नाम दे रहा हूं, जो कि आपके बुक ने भी दिया हुआ है, वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो दो लेयर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, जो कि ब्लड कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरी एंडोथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों लेयर्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये जो कैपिलरी एंडोथीलियम है,
कहीं अगर आप लोग इनके सेल्स को देख लें, मैंने मोटे मोटे बनाए हुए हैं, नो डाउट इनके सेल्स मोटे मोटे होते हैं, जबकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो स्मॉल इन साइज होते हैं। तो एक मेन डिफरेंस इसमें यह है। दूसरा मेन डिफरेंस यह है कि जितना सेल का साइज बढ़ेगा उतना ही इनके बीच में जो गैप होगा ना वो भी ज्यादा होगा, जबकि जितना सेल का साइज छोटा होता जाएगा बीच में जो गैप होगा वो भी फिर छोटा होता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों जो लेयर्स होते हैं सेल्स के, कैपिलरी एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनमें बेसिकली दो मेन डिफरेंसेस हैं। जो कैपिलरी एंडोथेलियम है, इनके जो सेल्स हैं वो होते भी मोटे हैं और इनमें गैप भी ज्यादा होता है, जबकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इनके जो सेल्स होते हैं वो होते भी छोटे हैं और इनके बीच में जो गैप होता है वो भी कम होता है। अब अगर आप लोग देख ले तो ये हमने लिया क्या है, ये असल में हम और आप लोगों ने ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरी है उसका एक सेक्शन हम और आप लोगों ने काटा हुआ है, लेकिन इसके अंदर होगा क्या? अंडरस्टूड बात है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड ही होगा। लेकिन हम और आप लोगों ने ब्लड को पढ़ा हुआ था कि ब्लड के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है, इनके अंदर वो जो सेल्स होते हैं जिनको हम और आप लोगों ने करपसल कहा हुआ था वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो किडनी होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है ये पहले ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, वो भी इस नेफ्रॉन की वजह से होता है। और किडनी का जो फंक्शन है ना वो कोई दूसरा नहीं है, वो यूरिन फॉर्मेशन है। तो जो यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन है ना वो भी नेफ्रॉन की वजह से होता है। लेकिन ये जो यूरिन बनता है, नो डाउट ये नेफ्रॉन ही बनाता है, पर नेफ्रॉन इसको जिस चीज से बनाता है वो ब्लड से बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर पे आएगा ब्लड इस ग्लोमेरुलस में, उससे वो जो नेफ्रॉन होगा उससे उसको यूरिन को आइसोलेट कर लेगा, यूरिन को ये एक्सक्रीट कर लेगा। और यूरिन में होगा क्या? यूरिन में वो सारे वेस्ट होते हैं, वो सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो चीजें होती हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके इंटरनल इन्वायरमेंट यानी होम्योस्टेसिस को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो किडनीज को निकालेगा। तब जाके तो हम कहते हैं कि जो किडनीज होते हैं इनमें जो नेफ्रॉन होता है जिसका फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन है, तो यूरिन में वो सारे वेस्ट होते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए नहीं चाहिए, जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट ब्लड के लिए हार्मफुल होते हैं, तो ये इनको फिर निकालते हैं। तब जाके हम कहते भी हैं कि ये नेफ्रॉन का या किडनी का एक फंक्शन ब्लड को फिल्टर करना है, यानी ब्लड को साफ करना है। वो किन चीजों से मैं बता रहा हूं जो हार्मफुल है, अगरचे कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है, ये गैस जैसे सब्सटेंसेस को ब्लड से इसको फिल्टर नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वो सॉलिड्स इन नेचर होंगे, कहने वो लिक्विड इन नेचर होंगे, वो गैसेस को नहीं कर सकता। गैसेस के लिए फिर लंग्स होते हैं, तो जो लंग्स है वो भी ब्लड को फिल्टर करता है, जो किडनी है ये भी ब्लड को फिल्टर करता है, पर फर्क है वो गैसेस से इसको फिल्टर करता है। जो हार्मफुल गैसेस होते हैं इनको निकालता है, ये गैसेस नहीं होते, ये सॉलिड्स होते हैं, ये लिक्विड्स होते हैं, इनसे इनको आमतौर पे इसको फिल्टर किया जाता है। अब बजाय ये कि मैं इसके ऊपर आ जाऊं कि जो एफेरेंट आर्टरियोल है, जो एफेरेंट आर्टरियोल है, जब इसके थ्रू वो जो ब्लड होगा, जब ये इस ग्लोमेरुलस के अंदर शाबाश से इंटर हो जाएगा, तो फिर इस ब्लड के साथ क्या होगा, इसको समझने से पहले कुछ कैलकुलेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, फिर जाके हम और आप लोग इसके ऊपर आएंगे। वो ये है, अगर आपके साथ कोई कागज है, बॉल पॉइंट है, उसको आप लोग निकाल दें, इन कैलकुलेशन को आप लोग नोट करते जाएं। यू नो कि ह्यूमन बींग्स के हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं, 2 आरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। बहुत ही आसान है। हार्ट का जो एक चेंबर होता है, 1 चेंबर, एक की बात कर रहा हूं, इसके अंदर टोटल नॉर्मली यानी एवरेज कितना ब्लड इसके अंदर आ सकता है? 85 ml। यानी हार्ट के एक चेंबर के अंदर 85 ml ब्लड जो है वो आ सकता है। तो कहीं अगर मैं आप लोगों से जनरली पूछूं कि हार्ट की टोटल ब्लड कैपेसिटी कितनी है, तो अगर हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स हैं, एक चेंबर के अंदर 85 ml ब्लड आ सकता है, तो हार्ट में टोटल ब्लड कितना आ सकता है? 85 मल्टीप्लाइड बाई 4। कैलकुलेशन आप लोग खुद ही करते जाएं, मेरे साथ कैलकुलेटर या कोई और चीज है ही नहीं, और ना है कि मैं आप लोगों को वो लिखवा दूं, और ना बोर्ड के ऊपर इतनी जगह है, आप लोग खुद ही कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो हार्ट है इसके ऊपर वाले जो 2 चेंबर्स हैं, इनको तो हम और आप लोग आरिकल्स कहते हैं, नीचे वाले को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। एंड यू नो कि 2 आरिकल्स एट ए टाइम कंट्रैक्ट होते हैं, पर उसी टाइम पे जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं ये फिर रिलैक्स भी होते हैं। जब ये आरिकल रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये सारा प्रोसेस अल्टरनेट होता है। ऐसे नहीं होता कि दोनों आरिकल और दोनों वेंट्रिकल एट ए टाइम कंट्रैक्ट हो जाए और दोनों आरिकल और दोनों वेंट्रिकल एट ए टाइम रिलैक्स भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आरिकल कंट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स होगा, अगर ये कंट्रैक्ट हो रहा है तो फिर ये रिलैक्स होगा। ये ऐसे अल्टरनेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं अगर मैं आप लोगों से जनरली पूछूं
कि हार्ट में हमेशा के लिए कितना ब्लड प्रेजेंट होगा। तो अंडरस्टूड बात है, जब ये हार्ट के चेंबर्स रिलैक्स होते हैं तो इनमें ब्लड आ जाता है, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो फिर ये ब्लड को पंप करते हैं, ये फिर एम्प्टी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। इसका मतलब कि हार्ट हमेशा के लिए, जिनमें 4 चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, हमेशा के लिए इनमें 2 चेंबर्स कंट्रैक्ट होते हैं, 2 रिलैक्स होते हैं। जो 2 रिलैक्स होते हैं उनमें हमेशा के लिए ब्लड प्रेजेंट होगा। तो 2 चेंबर्स में टोटल कितना ब्लड होगा? 85 प्लस 85, जितना आ सकता है इतना ब्लड हमेशा के लिए हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब थोड़ा सा आप लोग फिर मेरी तरफ देख ले कि अगर 2 आर्टिकल्स हैं, इसमें 85 प्लस 85 वो प्रेजेंट है, जब ये कंट्रैक्ट होता है तो फिर 85 प्लस 85 इसको वेंट्रिकल को दिया जाता है। जब ये 2 वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 85 और 85 वो तो इससे वो इसको एक्सपेल कर लेगा, वो इसको फेंक देगा, जबकि जो फिर 2 आर्टिकल्स होते हैं ये फिर रिलैक्स होंगे, इसमें फिर 85 वो फिर लड़ा जाएगा। ये बात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई थी कि हार्ट का जो लेफ्ट आर्टिकल है उसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन जब लेफ्ट आर्टिकल कंट्रैक्ट होता है तो इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को आ जाता है। इसका मतलब कि हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है, लेकिन हार्ट का जो राइट आर्टिकल है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब ये कंट्रैक्ट होता है तो उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल को दिया जाता है। इसका मतलब कि हार्ट का जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। इतना भी हमें पता है कि जो 2 ऊपर वाले जो आर्टिकल्स होते हैं, वो जो लेफ्ट वाला आर्टिकल है इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता लंग से है, लेकिन जिस शाबाश है क्या है वेसल के थ्रू इसको आता है, इसको हम और आप लोग पल्मोनरी वेन कहते हैं। पहले ही बताया हुआ था, वाहिद वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट को आता है। इसका मतलब कि पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट आर्टिकल को आ जाता है। जब वो कंट्रैक्ट होता है तो उससे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को आ जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो उससे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एब्डोमिनल आयोर्टा को चला जाता है। इसका मतलब कि इसकी फिजियोलॉजी, इसका जो रूट है वो कुछ इस तरह से है। लेकिन दूसरे साइड पे अगर हम लोग दूसरा साइड देख लें तो जो राइट आर्टिकल है वहां पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बॉडी के टिश्यू से आता है, वो तो हरगिज लंग से नहीं आता। तो हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी कि हार्ट के नीचे वाले जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा, जबकि हार्ट के ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं उनसे उनके वहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कलेक्ट होता है। तो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा ये दोनों मिल जाते हैं, वेना केवा बना लेते हैं। तो वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट आर्टिकल को आ जाता है। जब वो कंट्रैक्ट होता है तो उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हार्ट के राइट वेंट्रिकल को आ जाता है। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर लंग्स को, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी, ये वाहिद आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स को पहुंचाया जाता है, फिर उधर को ऑक्सीजनेटेड बनाया जाता है, फिर उधर से पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर हमारे लेफ्ट साइड को, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को, फिर आयोर्टा को, ये ऐसे चला जाता है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि शाबाश, वो कैलकुलेशन आपके ज़हन में होनी चाहिए कि अगर हार्ट के दोनों आर्टिकल कंट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब कि 85 ml ब्लड को पंप किया जाता है इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल और 85 ml ब्लड को पंप किया जाता है इनटू राइट वेंट्रिकल। जब ये दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो ये तो फिर रिलैक्स होगा, इससे तो फिर ब्लड पंप होगा। तो वो जब ब्लड पंप करेगा तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो तो आयोर्टा में ओपन हो रहा है, जो राइट वेंट्रिकल है वो तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ओपन हो रहा है। इसका मतलब कि जब ये दोनों कंट्रैक्ट होते हैं तो एक बीट में, यानी एक बीट में, ऐसे एक बीट में 85 ml ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल आयोर्टा को दे देता है, जबकि 85 ml ब्लड को ये जो राइट वेंट्रिकल होता है ये पल्मोनरी आर्टरी को दिया जाता है। इसका मतलब कि हार्ट एक बीट में 85 ml ब्लड देता है आयोर्टा को, जबकि 85 ml ब्लड देता है पल्मोनरी आर्टरी को, ये दे देते हैं। इस तरह की फिजियोलॉजी होगी। तो अगर आप लोगों की इंटरेस्ट है, ऐसे अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहे ना करें, जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट एक बीट में टोटल कितना ब्लड पंप करता है। सो 85 प्लस 85, ये एक बीट में इतना पंप कर गया। अब हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा, हार्ट से निकालेगा। अंडरस्टूड बात है, हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। तो अगर एक बीट में 85 प्लस
85, मेरे ख्याल में 170 ml बन जाता है। तो अगर 170 ml ब्लड को पर बीट पंप करता है तो एक मिनट में कितना बनेगा? एक मिनट में 72 बीट्स होते हैं, सो 72 मल्टीप्लाइड बाई 170 ml, ये एक मिनट में इतना ब्लड पंप करता है। अब एक 1 आवर में कितना हो जाएगा? वो जितने कैलकुलेशन आप लोगों से आ जाएंगे उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर ले 60 से, क्योंकि एक मिनट में जितना हो रहा है तो 60 मिनट्स में फिर कितने होंगे, फिर 24 आवर्स में कितने होंगे। अगर आप लोगों की इंटरेस्ट है कि एक आवर में आपके साथ आ जाए तो फिर आप इसको 24 आवर्स आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 24 घंटे में हमारा हार्ट जो है वो टोटल कितना ब्लड जो है इसको पंप कर लेता है। तो 24 घंटे में अगर आप लोग को पता चल जाए तो फिर एक महीने में कितना होगा उसको आप लोग 30 से मल्टीप्लाई कर ले, एक साल में कितना होगा इसको फिर आप लोग 12 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर ह्यूमन बीइंग की एवरेज लाइफ टाइम फॉर एग्जांपल कितनी होगी? 60 ईयर। तो फिर 60 ईयर में ये कितना ब्लड पंप करेगा, आप लोग इसको फिर मल्टीप्लाई कर ले 60 से। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी इंटरेस्ट वैसे है नहीं। ये जनरली मैंने आप लोग को ये बात शेयर कर ली है, अगर आप लोगों की है आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा और आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इससे है कि हार्ट एक बीट में 85 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल एब्डोमिनल आयोर्टा को दे देता है। मेरे ख्याल में इस बात की समझ तो आप लोगों को अब आनी चाहिए। जब इस 85 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा को चला जाता है तो आयोर्टा से फिर हर एक ऑर्गन को, हर एक टिश्यू को हिस्सा होता है, परसेंटेज होता है इसका, वो उसको जाता है। ये रफ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। 85 ml में हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम, हर एक टिश्यू का अपना एक परसेंटेज होता है, हिस्सा होता है। तो इसमें किडनी का कितना होता है आउट ऑफ दिस 85 ml? 20%। इसका मतलब कि इस 85 ml में 20% हिस्सा किडनी का होता है। और याद रख ले कि इतना ज्यादा हिस्सा किसी और ऑर्गन, किसी टिश्यू का नहीं है। सबसे ज्यादा ब्लड किडनी को दिया जाता है। एग्जाम्पल दे देता हूं कि जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, सबसे सुपीरियर है, सबसे टॉप पे है, पर फिर भी इस ब्लड में इसका हिस्सा जो होता है ये कम होता है और वो 15% होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किडनी को सबसे ज्यादा हिस्सा जाता है, फिर ब्रेन को इससे कम जाता है, और आप लोग हार्ट को देख ले, बजाते खुद ये ब्लड को पंप करता है, पर इसमें इसका हिस्सा और भी कम हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जितना ये ब्लड जाता है इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इन किडनीज का होता है। तो अगर मैं आप लोगों से जनरली पूछूं कि हार्ट एक बीट में 85 ml ब्लड पंप कर रहा है, इसमें 20% दोनों किडनी को जा रहा है, तो 85 ml में 20% कितना बनता है? आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप लोग ईटा के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेज में जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो उधर पे आप लोग ये परसेंटेजेस वगैरह करेंगे ना कि मेरा मैट्रिक में इतने मार्क्स हैं, एफएससी में इतने हैं, ईटा में इतने आए हुए हैं, ग्रास परसेंटेज इतना बन रहा है। तो अगर आप लोग इसका परसेंटेज निकाल दे कि 85 का 20% कितना बनता है, राइट बोर्ड के ऊपर स्पेस नहीं है, आप लोग इसको खुद ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपके साथ 17 ml होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हार्ट एक बीट में जस्ट 1 बीट में 17 ml ब्लड दोनों किडनी को दे देता है। अब अगर मैं आप लोगों से जनरली पूछूं कि 17 ml ब्लड दोनों किडनी को दिया जाता है, एक किडनी का कितना हिस्सा होगा? तो फिर 17 डिवाइड बाई 2, तो फिर ये 8.5 ml आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर बीट में एक किडनी को 8.5 ml ब्लड चला जाता है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम फिर रिवर्स आते हैं ताकि आप लोगों के ज़हन में यह नक्शा बन जाए। हार्ट एक बीट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 85 ml ब्लड, लेकिन ऑक्सीजनेटेड वाला आयोर्टा को दे देता है। इसमें से 85 ml में से 20% दोनों किडनी को जाता है। दोनों किडनी में 85 में से 20% कितना बनता है? 17 ml, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब अगर एक बीट में इतना जा रहा है तो फिर एक मिनट में दोनों किडनी कितना ब्लड रिसीव कर लेंगे? मेरे ख्याल में यू नो कि हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा है, तो अगर एक बीट में 17 ml दे रहा है, 17 ml दे रहा है, तो फिर एक मिनट में कितना लेगा? सो 17 मल्टीप्लाइड बाई 72। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो अगर आप लोग इसको कर ले वैसे, अगर आप लोग इस कैलकुलेशन को वैसे कर ले, ये फिर कितना बनेगा? शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है। तो ये फिर कितना बनेगा? तो अगर आप लोग 17 को मल्टीप्लाई कर ले 72 से, तो मेरे ख्याल में
ये 1200 ml आपके साथ बन जाएगा, 1200 ml। लेकिन अगर आप लोग ml को लीटर में कन्वर्ट कर ले, सो यू नो कि 1 लीटर में 1000 ml, सो 1200 ml अगर आप लोग इसको लीटर में कन्वर्ट कर ले, सो डिवाइड बाय 1000, तो अगर आप लोग इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो फिर ये 1.2 लीटर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट 1 मिनट में दोनों किडनी को 1.2 लीटर ब्लड जो है ना, ये किडनी रिसीव कर लेते हैं। और ये कैलकुलेशन आपके बुक में पेज नंबर 37 के ऊपर है, जरूर जाके आप इसको देख ले। ये कैलकुलेशन तब जाके मैंने आप लोगों को बता भी दिए हैं। द किडनी रिसीव्स अबाउट 20% ऑफ द ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट ईच टाइम इट बीट्स, यानी 20% ईच टाइम इट बीट्स, उसका हिस्सा ये दोनों किडनी को चला जाता है। लेकिन वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक बीट पे कितना ब्लड देगा, वो 85 ml होगा। और फिर लिखा हुआ है द रेट ऑफ ब्लड फ्लोस थ्रू बोथ किडनी इज अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लीटर्स पर मिनट। और इसका मतलब, और ये 1.2 लीटर कैसे आता है, ये भी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट कर लिया है, ये भी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट कर लिया, पर ये पर मिनट है। फिर पर आवर कितना होगा, अगर आपको 1 मिनट का पता है कि 1.2 लीटर है, तो फिर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर ले तो फिर ये 1 आवर में हो जाएगा। 24 आवर्स में कितना होगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर ले। फिर ये शाबाश है 1 महीने में कितना होगा, फिर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर ले। फिर 1 साल में कितना होगा, फिर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर ले। फिर 60 ईयर्स में कितना होगा, फिर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर ले। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सारी पूरी उम्र यानी 60 ईयर्स में दोनों किडनी को फिर कितना ब्लड जो है वो रिसीव कर लेते हैं, चला जाता है। बहरहाल इतनी ज्यादा हमारी इंटरेस्ट है नहीं, अगर आप लोगों की है आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इस बात को मैं शॉर्टकट आपके सामने बता देता हूं। हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंट्रैक्ट हुआ, 85 ml ब्लड को आयोर्टा को दिया गया, उसमें से हर एक टिश्यू का हिस्सा है। किडनी का 20% है, 85 का 20%, 17 ml बनता है। 1 मिनट में दोनों किडनी को कितना ब्लड चला जाएगा, 17 मल्टीप्लाइड बाई 72, तो फिर ये 1200 ml बन जाएगा। सो 1200 ml को अगर आप लोग लीटर में कन्वर्ट कर ले तो फिर ये 1.2 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब कि 1.2 लीटर ब्लड दोनों किडनी को पर मिनट जो है ये फिर चला जाता है। उम्मीद है इसकी समझ आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट वो ये है कि अगर आप लोगों को याद हो, तो हम और आप लोगों ने इसको कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ था। हम और आप लोगों ने ऐसे इसको डिस्क्राइब किया हुआ था कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये कोई एक किडनी है, क्लियर, और इस किडनी में यहां पे वो रीनल आर्टरी थी, जिसको हम और आप लोगों ने डिस्कस किया होता कि रीनल आर्टरी कहां से आई हुई है और ये फिर क्या कर लेता है। इसका मतलब कि एक किडनी इधर है, एक किडनी इस साइड पे है, लेफ्ट एंड राइट है, तो इधर पे भी वो रीनल आर्टरी है, इस पे भी वो ब्लड आ रहा है। तो 1 मिनट में दोनों किडनी को इन रीनल आर्टरीज के थ्रू 1.2 लीटर ब्लड जो है ये इसके अंदर आ जाता है। लेकिन जब ये किडनी के अंदर आ जाता है, सो यू नो, हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी कि इस एक किडनी के अंदर भी 10 लाख नेफ्रॉन है, 1 मिलियन है, दूसरे के अंदर भी 10 लाख नेफ्रॉन है, 1 मिलियन है। सो 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन 2 मिलियन, 2 मिलियन मींस 20 लाख। तो जब ये रीनल आर्टरी एंट्री कर लेती है, हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी, ये ब्रांच और रीब्रांच हो जाता है, ब्रांच और रीब्रांच हो जाता है। तो इसके कितने ब्रांचेस बने हुए थे, 10 लाख, 10 लाख, क्योंकि हर उधर पे 10 लाख नेफ्रॉन भी है, हर एक नेफ्रॉन को एक ब्रांच जो है ये फिर मिलेगा किसकी फॉर्म में, एफेरेंट आर्टरियोल की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों किडनीज के अंदर पर मिनट 1.2 लीटर ब्लड चला जाता है, तो फिर इसमें हर एक नेफ्रॉन का कितना हिस्सा होगा। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहे कर सकते हैं कि 1.2 लीटर को आप लोग फिर डिवाइड कर ले 20 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर आप इसको डिवाइड कर ले, इसमें हर एक नेफ्रॉन का इतना हिस्सा होता है पर मिनट। अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहे आपको पता चल सकता है कि फिर हर एक नेफ्रॉन का कितना होगा, हिस्सा होगा। बहुत ही आसान है कि अगर आप लोग इस 1.2 लीटर दोनों किडनी को चला जाता है, अगर आप लोग इसको 20 लाख पे, 20 लाख पे अगर आप लोग इसको डिवाइड कर ले, क्योंकि 20 लाख नेफ्रॉन है, हर एक में इसका हिस्सा होगा, तो जितना भी हिस्सा होगा ये हर एक नेफ्रॉन को इतना ब्लड पर मिनट इसको मिल जाता है। अब हम और आप लोगों ने एक नेफ्रॉन बनाया हुआ है, अब वो जितना भी इस नेफ्रॉन का हिस्सा है, जितना भी आ गया आपके साथ, वो पर मिनट वो इस एफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू इधर पे आएगा ना, किधर, ग्लोमेरुलस में। तो वो जो ग्लोमेरुलस है वो तो ब्लड के पेंदरी का टफ्ट है, एक गुच्छा है। उस गुच्छे का मैंने एक छोटा सा पोर्शन सेपरेट किया हुआ था,
तो इसके अंदर है क्या, वो ब्लड है, वो कितना ब्लड है वो आप लोग इसको खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। इस नेफ्रॉन का जो हिस्सा है वो ब्लड इधर पे आ गया, लेकिन मैंने सिर्फ एक नेफ्रॉन शो किया हुआ है। इस तरह से 20 लाख नेफ्रॉन है, हर एक के साथ ऐसा होगा। तो मैं सिर्फ एक डिस्क्राइब कर रहा हूं, पर आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि सिर्फ ये एक नहीं है, ये 20 लाख नेफ्रॉन है, सबके साथ ऐसा होगा। तो होता क्या है कि वो जो ब्लड है, जितना भी इसका हिस्सा है जो मैंने आप लोग को कैलकुलेट कर लिया है, वो इधर पे आ जाता है। पर बार बार बता रहा हूं, ये मैं एक नेफ्रॉन के अंदर कर रहा हूं, आपके ज़हन में होना चाहिए ये 20 लाख नेफ्रॉन है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, एक टाइम पे हो रहा है। तो ब्लड इधर पे आ जाता है। जब ये ब्लड इधर पे आ जाता है तो ब्लड के अंदर तो प्लाज्मा भी है, सेल्स भी है। अब जो प्लाज्मा है उसकी केमिकल कंपोजिशन कुछ हद तक हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी। इसमें वाटर होते हैं, इसमें साल्ट्स होते हैं, सोडियम होता है, क्लोराइड होते हैं, इनमें प्रोटीन्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, इनमें हार्मोन्स होते हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं, इनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इनमें अगर किसी बंदे ने कुछ मेडिसिन खाए हुए हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनमें और चीजें प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो ये तो उधर प्लाज्मा के अंदर है, लेकिन जो प्लाज्मा है उसका जो मोस्ट एबंडेंट पार्ट है वो तो 90% वो तो वाटर है। इनके अलावा सेल्स भी होते हैं। सेल्स मैंने बताया थे 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो, ये जो ग्लोमेरुलस है इसका एक खास ब्लड प्रेशर था 60 mm ऑफ Hg। ये बात मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी। और कैसे 60 mm ऑफ Hg आ जाता है, इसके पीछे 2 रीजंस मैंने आप लोगों को बताए हुए थे। एक तो इनमें वो लूप्स थे, दूसरा इसका डायमीटर हाफ था। तो इस हाफ डायमीटर और इन लूप्स की वजह से इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हालांकि आर्ट्रियोल का नॉर्मली इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर होता नहीं है, ये सिर्फ किडनी है जहां पे इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा आप इमेजिन कर ले कि जब ये ब्लड ये इस एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू इस ग्लोमेरुलस के अंदर एंट्री होता है, तो इधर पे इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर है। तो वो जो ब्लड प्रेशर होता है, इस हाई ब्लड प्रेशर, वो किस चीज का काज बनते हैं कि इसके अंदर जो ब्लड होता है जो इसे फ्लो कर रहा है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो स्क्वीजिंग करता है ताकि मैं इससे निकल जाऊं। छोटी सी एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं। रबड़ का पाइप ले ले, उसको आप लोग ऐसे लूप्स भी बना दे, एक एंड से पानी आ रहा है, दूसरे एंड को फिंगर से आप इसके डायमीटर को आप लोग हाफ भी कर ले, तो वो जो पानी होता है ना, वो उधर पाइप में लूप्स में एक खास किस्म का प्रेशर लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इससे निकल जाए। तो एग्जैक्टली ये ऐसे ही होता है कि जब ये ब्लड जितना भी इसका हिस्सा बनता है वो एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू इस ग्लोमेरुलस में आता है, तो इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। इस ब्लड प्रेशर की वजह से ये कोशिश करता है कि हम इस आर्ट्रियोल से, इस कैपिलरी से हम निकल जाए, स्क्वीजिंग हो जाए, निकल जाए। तो जब ये कोशिश करता है तो उधर पे जो ब्लड कैपिलरी है जिसका मैंने छोटा पोर्शन लिया हुआ था, उसमें तो कैपिलरी एंडोथेलियम है, बड़े बड़े सेल्स हैं। जो बड़े बड़े सेल्स है उनके अंदर जो गैप होता है ये भी बड़ा होता है। ये बात मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। तो ये गैप इतना ज्यादा होता है कि प्लाज्मा के अंदर जो कुछ भी होता है ना, वो इस गैप से निकल सकता है, क्योंकि प्लाज्मा में जितनी भी चीजें हैं उनका साइज इतना होता है कि वो इस गैप से निकल सकते हैं। लेकिन इनके अलावा इस ब्लड के अंदर तो सेल्स भी तो प्रेजेंट है ना, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका साइज भी इतना होता है कि वो इन गैप से निकल सकता है। मतलब ये हुआ कि कैपिलरी एंडोथेलियम किसी किस्म की जो रेजिस्टेंस है, किसी किस्म की जो स्टॉपेज है, वो इस ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट है इनको ऑफर नहीं कर सकते। जितनी भी चीज है वो ब्लड इन गैप्स के थ्रू निकल सकता है। ये गैप इतना ज्यादा होता है। लेकिन वो जो ही इधर पे आ जाए तो फिर इसके नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है ना, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के सेल्स तो छोटे हैं ना, उनमें गैप भी कम होता है ना। तो ये गैप इतना कम होता है कि जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो तो हरगिज इससे नहीं निकल सकते। इतना कम गैप होता है। इसलिए मैं ये जो सेल्स होते हैं इनको मैं काट रहा हूं। करपसल्स ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के सेल्स के थ्रू बाहर को नहीं निकल सकते। क्या क्या निकल सकता है? वो तो प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या है? वाटर है, साल्ट्स है, सोडियम है, क्लोराइड है, हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हैं, एस्प्रिन, डेस्प्रिन है, कुछ और केमिकल्स हैं। वो गैप इतना छोटा होता है कि सारी चीजें इससे निकल सकती है। अब आप थोड़ा सोचे
कि जब एफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड इंटर हो गया, ग्लोमेरुलस के अंदर आ गया, उधर पे इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो वो हाई ब्लड प्रेशर इस ब्लड के ऊपर क्या है, वो फोर्स लगाएगा, स्क्वीजिंग करेगा ताकि वो इससे निकल जाए। तो जो चीज इससे निकलेगी, वो जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो चीजें हैं वो इनसे फिर निकल जाएंगी। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं होगा, हरगिज इसके अंदर ये सेल्स नहीं होंगे, क्योंकि ये गैप इतना छोटा होता है कि इनसे ये सेल्स निकल ही नहीं सकते। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब ये सारा कुछ निकल गया वो किधर जाएगा, वो कल मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि जो बोमेन्स कैप्सूल है वहां पे एक बॉडी वाल है, लेकिन अंदर को एक कैविटी है, मैंने यहां पे लिखा भी हुआ कैविटी है, ल्यूमेन है। तो इस कैविटी या ल्यूमेन के अंदर ये सारा कुछ जो है ना ये फिर आ जाता है। लेकिन इस कैविटी के अंदर ये जो कुछ आ गया, इसको तो हम और आप लोगों ने फिल्टर किया, किससे? इस ब्लड से। लेकिन अगर आप लोग इस फिल्ट्रेट को देख ले, ये बहुत अल्ट्रा लेवल पे हम और आप लोगों ने किया। अल्ट्रा लेवल से मेरा मतलब यह है कि हम और आप लोगों ने सेल्स को और ब्लड को, सेल्स को और अमाइनो एसिड्स को, सेल्स को और साल्ट्स को, इसको हम और आप लोगों ने आइसोलेट किया, सेपरेट किया। तो ये बहुत अल्ट्रा बात होती है, बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सेपरेशन होती है। तब जाके आपके बुक ने इसके लिए एक खास किस्म का नाम लिखा हुआ है कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है या अल्ट्रा फिल्ट्रेट है। ये ब्लड से फिल्टर हो गया है पर ये बहुत अल्ट्रा है। लेकिन इसको एक्चुअली, इस फिल्ट्रेट को बनाया किसने? ग्लोमेरुलस ने। तब जाके आपके बुक ने इसके लिए एक और लफ्ज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट भी लिखा हुआ है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो एमसीक्यूज में अल्ट्रा फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इसका मतलब एक होता है। बट वाई ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट? क्योंकि ग्लोमेरुलस ने इसको फिल्टर किया। बट वाई अल्ट्रा फिल्ट्रेट? क्योंकि ये बहुत अल्ट्रा लेवल पे हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर मैं कह सकता हूं कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, वो जो एफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड आ गया, वहां पे जो ग्लोमेरुलस है इसने इसको निकाल दिया। पर्टिकुलरली इसमें रोल किसका है? ग्लोमेरुलस का। लेकिन वहां पे भी किस चीज का है? ब्लड प्रेशर का। इसी किस्म का मसला मेरे लिहाज से नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ ऐसे हो गया है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, जो ब्लैक जिसको मैंने बनाया, जो इससे निकल गया है, जो कैविटी के अंदर आ गया है, इसकी केमिकल कंपोजिशन ब्लड में किसकी तरह होगी? ब्लड की तरह होगी ना। कहीं एमसीक्यू के अंदर पूछा गया, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ना वो प्लाज्मा की तरह होता है। तो याद रख ले कि जो ब्लड एंट्री कर रहा है, उस ब्लड और इस फिल्ट्रेट में जो फर्क होता है ना वो ये है कि ब्लड के अंदर ये सेल्स होंगे, इस फिल्ट्रेट के अंदर हरगिज ये सेल्स नहीं होते। फिल्ट्रेट की कंपोजिशन किसकी तरह है? वो प्लाज्मा की तरह है। प्लाज्मा में सेल्स नहीं होते। लेकिन जो प्लाज्मा है वो रिच होता है, ये जो फिल्ट्रेट होता है ये इतना ज्यादा रिच नहीं होता। इतना ज्यादा वो क्या होता है, वो प्लाज्मा के अंदर जितनी चीजें प्रेजेंट होती है वो सारी की सारी वैसे निकलती नहीं है। इतना ज्यादा रिच नहीं होता एक्चुअली जो प्लाज्मा होता है। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो ये है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब एफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड इंटर हो गया, ग्लोमेरुलस को वो क्रॉस कर रहा है, जब वो इफेरेंट के थ्रू निकल जाएगा, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस एफेरेंट आर्टरियोल और इफेरेंट आर्टरियोल, इनमें जो ब्लड प्रेजेंट है, क्या इसकी केमिकल कंपोजिशन में कुछ फर्क होगा? हाँ होगा। तो कहीं पूछा गया कि यहां पे आरबीसी का नंबर ज्यादा होगा कि उधर पे ज्यादा होगा या कम होगा? आरबीसी के नंबर में किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, वो दोनों में सेम है, क्योंकि वो निकला ही नहीं है। डब्ल्यूबीसी सेम है, प्लेटलेट सेम है। जो प्लाज्मा है ना उसकी कंपोजिशन में फर्क आ जाता है। जो प्लाज्मा यहां पे होगा और जो प्लाज्मा यहां पे होगा, इनकी केमिकल कंपोजिशन में फर्क होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इससे निकल जाएंगी। ये बड़ा की पॉइंट है, आपको समझ आनी चाहिए। ये सारा कुछ ऐसे हो जाता है। अगर इसकी समझ आई हुई है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हम फिर कैलकुलेशन की तरफ आएंगे, फिर हम और आप लोग उधर पे फिर जाएंगे। ओके, पॉइंट ये है कि जिस फिल्ट्रेट को, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को, वो ये फिल्टर हो गया है। अब इस फिल्ट्रेट को फिर इस कैविटी से डायरेक्ट किया जाता है। वेयर? टू द ट्यूबुलर पार्ट, वेयर? टू द प्रॉक्सिमल वन। इस प्रॉक्सिमल के अंदर इसको डायरेक्ट किया जाता है। अब इधर पे ये आएगा। इसके साथ रास्ते में क्या होगा वो हम और आप लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके बुक में एक साथ में एक और कैलकुलेशन है, वो भी फिर आप लोगों को इधर ही समझ आ जाएंगे, उधर पे फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। वो ये है कि कुछ मिनट्स पहले हम और आप लोगों ने एक बात डिस्कस कर ली, पढ़ ली, बड़ी मजेदार थी। वो ये थी
वो एंड वाला सेंटेंस आपको बता देता हूं कि हार्ट 1 मिनट में दोनों किडनीज को 1.2 लीटर ब्लड दे देता है। ये बात हम और आप लोगों ने डिस्कस कर ली है। हर एक नेफ्रॉन का कितना हिस्सा है, अगर आप लोग करना चाहे 1.2 लीटर को, मैं बार बार बता रहा हूं 20 लेग पे आप इसको डिवाइड कर ले। बार बार बता रहा हूं, मैं एक नेफ्रॉन डिस्क्राइब कर रहा हूं, 20 लाख नेफ्रॉन के अंदर ऐसे हो रहा है, वो ब्लड इसको जा रहा है और ये काम हो रहा है उसके साथ। तो जो दोनों किडनीज हैं जिसके अंदर 20 लाख नेफ्रॉन है, जिसको 1 मिनट में 1.2 लीटर ब्लड चला गया है, उस 1.2 लीटर ब्लड जब चला गया है तो वो 20 लाख नेफ्रॉन में से हर एक नेफ्रॉन ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट तो निकाल रहा है ना, किससे? उस 1.2 लीटर ब्लड से जो दोनों किडनी को मिल रहा है। तो जो किडनीज होते हैं दोनों, जिसको 1 मिनट में 1.2 लीटर ब्लड मिल जाता है पर मिनट, दोनों किडनीज पर मिनट उस 1.2 लीटर ब्लड से 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट निकाल लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये किडनीज में ऐसे ब्लड चला जाता है, यानी नेफ्रॉन के अंदर, किडनीज के अंदर ऐसे ब्लड चला जाता है, इसलिए फिल्ट्रेट तो निकालेगा। तो दोनों किडनी को ब्लड कितना गया हुआ था? 1.2 लीटर। इस 1.2 लीटर से 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट दोनों किडनीज इससे निकाल लेते हैं। इसका मतलब कि इस 1.2 लीटर से 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को निकाला जाता है। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोग करना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि अगर दोनों किडनीज 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट निकाल रहे हैं, किस चीज से? 1.2 लीटर से, जो कि दोनों किडनी को 1 मिनट में इतना ब्लड मिल रहा था। तो अगर मैं पूछूं हर एक नेफ्रॉन पर मिनट कितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनाएगा, तो 125 ml को तो दोनों किडनी बना रहे हैं। दोनों किडनी में तो 20 लाख नेफ्रॉन है, 20 लाख नेफ्रॉन है। तो आप लोग 125 को फिर 20 लाख के ऊपर डिवाइड कर ले, ये हर एक नेफ्रॉन का हिस्सा बन जाएगा। हर एक नेफ्रॉन पर मिनट इतना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है इनको बना लेते हैं। अगर आप लोग करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ये एक नेफ्रॉन बार बार बता रहा हूं, मैं इसके अंदर कर रहा हूं, आप इमेजिन कर ले 20 लाख नेफ्रॉन में ऐसा हुआ, इतना फिल्ट्रेट इन्होंने बना दिया है, ये बना दिया है। अब बात यह है कि ये तो उसने बना दिया है, सारा कुछ उसने कर लिया है, ये तो उसने बना दिया है, शाबाश है। तो अगर दोनों किडनीज 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना रहे हैं, तो 1 आवर में कितना बनाएगा? सो 125 मल्टीप्लाइड बाई 60। 1 आवर, ये तो 1 मिनट है ना, 125 125 ml 1 आवर में कितना होगा? 125 मल्टीप्लाइड बाई 60, मेरे ख्याल में 7500 ml आना चाहिए। इसका मतलब कि 1 घंटे में 7500 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट दोनों किडनीज बना लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं 24 घंटे यानी पर डे में कितना बनाएगा, तो फिर 7500 1 आवर में 24 घंटे में कितना बनाएगा? 7500 मल्टीप्लाइड बाई 24। तो ये कोई 1,80,000 मेरे लिहाज से आपके साथ आना चाहिए ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पर डे, यानी 24 आवर्स इसको बनाया जाता है। तो अगर आप लोग 1,80,000 को ml को आप लोग लीटर में कन्वर्ट कर ले, सो डिवाइड बाई 1000, तो अगर आप लोग लगा देंगे तो फिर ये 180 लीटर बन जाएगा। इसका मतलब कि आपके जो दोनों किडनीज हैं वो 24 घंटे में 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना लेते हैं। और ये बात आपके बुक ने पेज नंबर 41 के ऊपर दी हुई है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोड्यूसेस, आप इस सेंटेंस को देख ले, अबाउट 125 ml ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पर मिनट इन ह्यूमंस, दिस इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 180 लीटर्स पर डे। ये कैलकुलेशन कैसे आए हुए हैं? ये एक्चुअली जो कैलकुलेशन है जो हम और आप लोगों ने पहले काउंट कर लिए 1.2 लीटर, ये उनसे इन्होंने इसको भी निकाला हुआ है। तो ये 180 कैसे आ जाते हैं, इनकी समझ आप लोगों को आनी चाहिए। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं, आप भी थोड़े कंफ्यूज होंगे एक लिहाज से। वो ये है कि ह्यूमन बींग्स के, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के बॉडी में ब्लड होता कितना है टोटल? 5 लीटर। पर अगर हम और आप लोग 24 घंटे में देख ले
तो इनसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट निकल कितना रहा है? 180 लीटर। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज, उम्मीद है आप भी थोड़े कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि 5 लीटर ब्लड से आप 24 घंटे में 180 यानी 180 लीटर आप लोग इसे फिल्ट्रेट निकाल दे। कहने का मकसद यह है कि अगर हमारे साथ फॉर एग्जांपल दूध है 2 लीटर 5 लीटर दूध है और मैं कहूं कि आप इससे फिल्ट्रेट यानी दही बना दे, इज इट पॉसिबल कि 5 लीटर दूध से आप लोग 180 लीटर दही बना दे? मुमकिन नहीं है, अमुमकिन बात है। तो फिर ये कैसे हो जाता है कि हमारे बॉडी में ब्लड 5 लीटर है और इससे हम और आप लोग 24 घंटे में 180 लीटर हम और आप लोग इसे फिल्ट्रेट निकाल रहे हैं? इसके पीछे माजरा क्या है? ये बात इन्होंने क्यों लिखी हुई है? प्लीज आप इसको समझने की कोशिश कर लें। ये जो फिजिक्स वाले होते हैं इसका एक रूल है जो भी है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो अगर आप लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी को गए तो आपने एक वर्क कर लिया है, लेकिन अगर आप फिर बी से वापस ए पे आ गए तो आपने 0 वर्क कर लिया, आपने कुछ नहीं किया। अगर आप फिर ए से बी की तरफ, इन 2 पॉइंट्स के बीच में आप लोग बार बार ऐसे जाते जाएं, आपने कुछ काम नहीं किया, आपने कोई वर्क नहीं किया, आपने वही एक वर्क किया जो आप ए से बी की तरफ गए। बायो वाले कहते हैं, मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि नहीं, अगर आप ए से बी की तरफ गए आपने एक काम किया क्योंकि आपने एटीपी लगा दिए, फिर बी से ए की तरफ आ गए आपने फिर काम किया क्योंकि आपने फिर एटीपी लगा दिए। अब जितनी बार आप लोग जाएंगे उतने ही ज्यादा आप लोग एटीपी लगा रहे हैं, जितने ज्यादा आप लोग एटीपी कर रहे हैं लगा रहे हैं उतने ज्यादा आप काम भी कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा तजाद है इन साइंसेज में। दूसरी एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं। फिजिक्स वाले कहते हैं कि अगर एक सूट है, कपड़े सूट, आप इसको साफ कर ले, जब आपने इसको साफ किया और आप उसी सूट को दोबारा धोए, फिर धोए, फिर धोए, फिर धोए, तो अगर आप इसको 10 टाइम्स भी धोए आपने काम एक सूट के बराबर किया। बायो वाले कहते हैं कि नहीं, अगर आप एक सूट को 10 मरतबा धोएंगे अपने 10 सूट के बराबर काम किया। और नो डाउट हम और आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ये अल्फाज इस्तेमाल भी करते हैं कि सूट एक होता है, गंदा बहुत ज्यादा होता है, ख्वारी आप इनके साथ बहुत ज्यादा कर लेते हैं, टाइम आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा लगा लेते हैं, तो आप फिर कहते हैं, बाकायदा तौर पे कोट करते हैं कि एक सूट तो नहीं था 10 सूट के बराबर, वो क्या था, उसने मुझको तका दिया। तो हम ये अल्फाज हम इस्तेमाल भी करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे साथ 5 लीटर ब्लड है और इसको मैंने एक मरतबा फिल्टर किया, धोया, तो मैंने 5 लीटर के बराबर काम किया। अगर मैंने उसी ही ब्लड को फिर 5 लीटर को फिर धोया तो 5 + 5 मैंने 10 लीटर के बराबर काम किया। फिर धोया 15 लीटर, फिर धोया 20, फिर धोया 25। तो जितनी मरतबा आप इसको फिल्टर करेंगे, साफ करेंगे, उसको आप लोग डबल करते जाएं। सो 180 लीटर कैसे आया हुआ है कि अगर आप लोग 180 लीटर को डिवाइड कर ले 5 के ऊपर, 5 मींस 5 लीटर ब्लड है, तो फिर इससे 36 आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो दोनों किडनीज हैं वो 24 आवर्स में 36 टाइम्स आपके ब्लड को फिल्टर करता है, साफ करता है। और अगर आप लोग 36 को 5 से फिर मल्टीप्लाई कर ले तो फिर ये हमारे साथ आ जाता है 180 लीटर। इसका मतलब है कि 5 लीटर ब्लड को ये 36 टाइम्स इसको धोता है, 36 टाइम्स इसको धोता है, फिल्टर करता है इसका, तब जाके ये 180 लीटर बन जाता है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि कैसे ये 180 लीटर आ गया है 5 लीटर ब्लड से, इसके पीछे माजरा क्या है, वो माजरा मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करते जाएं कि जितना भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है ये सेकंड बल्कि तीसरे किस्म के कैलकुलेशन हमारे साथ हो गए हैं, ये आपके कोर्स के अंदर है, ये इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन मैं कैलकुलेशन साथ में ये पैरेलल कर रहा हूं, कुछ बातें इधर कुछ बातें फिर उधर होंगी, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्टकट फिर मैं कह सकता हूं कि हार्ट 1 मिनट में दोनों किडनी को 1.2 लीटर ब्लड दे देता है। कैसे? यू कैन कैलकुलेट। दोनों किडनीज उस 1.2 लीटर ब्लड से 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट निकाल लेते हैं। 24 घंटे में इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की जो अमाउंट बनती है वो 180 लीटर बन जाता है। मैंने आपके साथ ये बातें आपको प्रूव कर ली है, मैंने शेयर कर ली है कैसे आता है, लेकिन कंक्लूजन मैंने बता दिया, हम और आपको फिर इसको ऐसे कहेंगे। फिर
जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, अब देखते हैं कि जब ये प्रॉक्सिमल और ये ट्यूबुलर पार्ट के थ्रू ये ऐसे क्रॉस होता है तो फिर इसके साथ रास्ते में इस ट्यूबुलर पोर्शन के में इनके साथ क्या क्या हो जाता है। अब हमारा टॉपिक ये है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन स्टॉप नहीं है, वो बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, और कैलकुलेशन आएंगे इसी के अंदर, आपके कोर्स के अंदर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि इनके साथ फिर क्या होता है। जब इस फिल्ट्रेट को, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर इसको प्रोपेल किया जाता है, फेंका जाता है। मैंने ये लिखा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, तो ये तो फिल्ट्रेट है ना, और जो फिल्ट्रेट है नो डाउट वो तो सोल्यूशन होता है, और जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर दो मेन चीजें प्रेजेंट होती है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई हुई थी, इसका जो प्रॉक्सिमल है यहां पे वो ब्रश बॉर्डर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इनमें वो माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं, और मैंने बताया था कि इसके फंक्शन वगैरह फिर आगे आएंगे, ये बातें मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो जब इस फिल्ट्रेट को डायरेक्ट किया जाता है किधर, इस प्रॉक्सिमल में, तो जो फिल्ट्रेट है वो तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में तो सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है। तो इसके ऊपर जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आ रही हैं, इसका मेन फंक्शन यह है कि अगर इस फिल्ट्रेट के अंदर कोई ऐसी चीज प्रेजेंट है जो बॉडी को फिर से चाहिए, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं इसको बॉडी से नहीं निकालना चाहिए, मेरे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर साल्ट्स कम हो रहे हैं, मेरे ब्लड के अंदर वाटर कम हो रहा है, क्योंकि इसको यहां पे तो इसको निकाला हुआ था, तो मुझे फिर चाहिए। तो अगर फिर चाहिए तो ये फिर वाला काम कौन करेगा, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज काम करेगा। तब जाके हम कहते हैं कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का मेन फंक्शन रीएब्जॉर्प्शन है। ये बड़ा टेक्निकल, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, रीएब्जॉर्प्शन है, इसको फिर दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा। हालांकि ये एक मर्तबा ये चीजें उधर इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हुई थी विलाई में, लेकिन इधर पे ब्लड ने इसको फिर निकाला, जब फिर निकाल रहा है तो फिर तो एब्जॉर्प्शन नहीं हुई ना, फिर तो रीएब्जॉर्प्शन हुई ना, दोबारा आप इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। तब जाके जो इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं उसका मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन है, लेकिन जो विलाई ब्रश बॉर्डर सेल्स जो नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन नहीं है, रीएब्जॉर्प्शन है। और रीएब्जॉर्प्शन का लफ्ज आपके बुक ने लिखा भी हुआ है, आप लोगों से एमसीक्यूज के अंदर ये बातें पूछते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो फिर क्या होता है कि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इसके ऊपर आती है, इसका मेन फंक्शन यह है कि इस फिल्ट्रेट के अंदर अगर कोई चीज है और बॉडी को फिर से चाहिए, तो फिर इसको फिर से रीएब्जॉर्ब कर सकता है, ये इनसे इन चीजों को फिर ले सकता है। मैं तीर का निशान इसे डाल रहा हूं, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इनसे इन चीजों को फिर से वापस ले सकता है। और एक अंदाजे के मुताबिक कि जितना फिल्ट्रेट आता है, जितना फिल्ट्रेट इधर पे आता है, इसका 80% हिस्सा, कितना, 80% वो जो फिल्ट्रेट होता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इसके ऊपर जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं इसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। तब प्रॉक्सिमल के साथ मैंने लिखा हुआ है कि 80% रीएब्जॉर्प्शन यहां पे हो जाती है। 80%, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है ना, रीएब्जॉर्प्शन जो रीएब्जॉर्प्शन है ना, वो प्रॉक्सिमल के अंदर उस फिल्ट्रेट की फिर वापस हो जाती है। कितना बचा, 20%, वो 20% फिर इधर आएगा, वो फिर हम देखेंगे कि उनमें से फिर कितने की एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन 80% जो है ना वो प्रॉक्सिमल, वो इसको फिर रीअब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉक्सिमल जो है, यहां पे जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं वो उस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का बहुत ज्यादा हिस्सा यहां पे इसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर आप लोग उस फिल्ट्रेट में देख ले तो उसके अंदर तो सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है। सॉल्वेंट क्या है, वो तो मोस्टली वाटर है यहां पे। सॉल्यूट्स क्या है, साल्ट्स है, सोडियम है, क्लोराइड है, हार्मोन्स है, बहुत सारी चीजें, अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। वो सारी की सारी तो प्रेजेंट है किधर, इन सॉल्यूट्स के अंदर। तो एक अंदाजे के मुताबिक कि इस 80% फिल्ट्रेट की रीएब्जॉर्प्शन तो प्रॉक्सिमल के अंदर हो जाता है, लेकिन जितना होता है उनमें मोस्टली ये सॉल्यूट्स होते हैं, और जो सॉल्यूट होते हैं वो तकरीबन 80% यहां पे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। कितने बच गए, 20% सॉल्वेंट जो है वो भी यहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉक्सिमल होता है यहां पे मोस्टली सॉल्यूट्स रीएब्जॉर्ब होते हैं, सॉलिड्स रीएब्जॉर्ब होते हैं।
सॉल्वेंट होता है, मैं ऐसे नहीं कहता कि नहीं होता, होता है पर कम है। अगर आप लोग इसका परसेंटेज देख ले वो 20% है। इसका मतलब कि 80% ये जो फिल्ट्रेट है इसकी अगर यहां पे रीअब्जॉर्प्शन होती है तो उस 80 में जो 80% है वो सॉल्यूट से, जो 20% है वो सॉल्वेंट है। इसलिए बाद दफा एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछ जाती है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होगी, बोमेंस कैप्सूल में, प्रॉक्सिमल में, लूप ऑफ हीनली में, डिस्टल में। याद रखें अगर सॉलिड इन नेचर है, सॉल्यूट है, फितरतन सॉल्यूट है, तो कहीं पूछा गया कि ये नेफ्रॉन में कहां पे होगा तो फिर ये प्रॉक्सिमल होगा। मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है। मैं ऐसे नहीं कहता कि वहां पे सॉल्वेंट नहीं होता, सॉल्वेंट भी होता है, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन है ना, परसेंटेज है ना रीअब्जॉर्प्शन, वो थोड़ा सा कम होता है। होते दोनों हैं लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो सॉल्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट, यहां पे जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं वो रीअब्जॉर्प्शन करते हैं और ये रीअब्जॉर्प्शन की एबिलिटी को, कैपेसिटी को फिर ये बढ़ा देते हैं और ज्यादा कर लेते हैं। चूंकि 80% रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल के अंदर होता है, इसलिए कुदरत ने इस ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाई को प्रॉक्सिमल के अंदर रखा हुआ है, बाकी के अंदर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि वहां पे इनकी जरूरत कम पड़ जाती है, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन यहां पे हो जाती है। अब मैं फिर आप लोगों से पूछूंगा, कहीं एमसीक्यूज के अंदर अगर पूछा गया कि जो ब्लड एफेरेंट के थ्रू आया हुआ था, इफेरेंट के थ्रू निकल रहा था, इन दोनों की केमिकल कंपोजिशन में क्या फर्क होगा? मैंने बता दिया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में कुछ मसला नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मा में फर्क होगा। फिर अगर मैं पूछूं कि इस एफेरेंट वाले में और इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या फर्क है, आप पूरी तरह सोचें। फिर अगर मैं पूछूं कि इस फिल्ट्रेट और इसी फिल्ट्रेट आर्ट्रियोल के ब्लड में क्या फर्क होगा, फिर अगर मैं पूछूं कि इसके प्लाज्मा और इसके प्लाज्मा में क्या फर्क होगा, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ऊपर आ गए हैं, तो यहां पे जो ब्लड था और जब ये ब्लड इधर से पास हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो इस और इसके केमिकल कंपोजिशन में भी फर्क आएगा। ये थोड़ा कमजोर ब्लड होगा, इसकी प्लाज्मा वीक होगी, यहां पे प्लाज्मा फिर रिच हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, टेक्निकल बात इसके अंदर यही है। फिर जब इस फिल्ट्रेट को, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को लूप ऑफ हीनली के अंदर फेंका जाता है, इधर पे तो आएगा ना, शाबाश है। जब ये इधर पे आ जाता है, तो अगर मैं पूछूं कि जो फिल्ट्रेट था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में और जो फिल्ट्रेट था लूप ऑफ हीनली में, क्या इसके केमिकल कंपोजिशन में फर्क होगा? हां, जबरदस्त होगा। यहां पे सॉल्यूट ज्यादा है, यहां पे सॉल्यूट कम हो जाएंगे। यहां पे सॉल्वेंट, शाबाश है, वो क्या है, हाँ वो भी है, लेकिन यहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो फिर यहां पे ज्यादा हो जाएगा, पानी यहां पे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट इससे मोस्टली निकल जाते हैं, उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। फिर आप लोग थोड़ा खुद ही सोचे कि इस जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर है, इस फिल्ट्रेट और जो प्रॉक्सिमल वाला है, इसमें कौन सा फर्क है? अगर कहीं पूछा गया, फिर पूछा जा सकता है कि जो इधर बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्लाज्मा है और जो लूप ऑफ हीनली के अंदर प्लाज्मा होगा, इनकी केमिकल कंपोजिशन में फर्क क्या होगा? अंडरस्टूड बात है। यहां पे सारा कुछ प्रेजेंट है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो गई है, यहां पे सॉल्यूट फिर कम हो जाएंगे। तो ये बात आप लोगों ने नोट करनी है। जब इस फिल्ट्रेट को नीचे लूप ऑफ हीनली के अंदर फेंका जाता है, तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि अगर हम और आप लोग ऐसे इमेजिनरी लाइन लगा दें, तो इसका जो ये वाला साइड है, इधर पे अगर आप लोग फिल्ट्रेट को देख ले, नीचे आ रहा है, तो फिर ये DES डिसेंडिंग लिम्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस साइड पे जाए, तो इधर पे फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर ये एसेंडिंग लिम्ब हो जाएगा। जो डिसेंडिंग लिम्ब है, बुक में लिखा हुआ है इट इज परमिएबल टू वाटर। जो एसेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमिएबल है, ये बुक ने बात लिखी भी है। कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ऐसे ही आप लोग को पता होना चाहिए। वो ये है कि जो एसेंडिंग लिम्ब होते हैं, इसके अंदर खास किस्म के प्रोटीन होते हैं, जिसको हम एक्वापोरिन कहते हैं। एक्वा कहते हैं वाटर को, पोरिन पोर्स वाले प्रोटीन एक्वापोरिन होते हैं। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये इसको परमिएबल बना लेता है, जबकि जो एसेंडिंग वाला होता है उसमें वो एक्वापोरिन होते नहीं है, जिसकी वजह से ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है। इन दोनों लिम्ब में एक फर्क तो ये हुआ। दूसरा फर्क प्लीज समझने की आप लोग कोशिश कर लें, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। वो ये है कि जो लूप ऑफ हीनली है, इसके ऊपर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो तो है ही स्ट्रेट। मैंने आपके साथ ये बात पहले ही शेयर की हुई थी। तो स्ट्रेट वाले पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को हम और आप लोगों ने वाजा रेक्टा कहा हुआ था। वाजा रेक्टा तो इसके ऊपर प्रेजेंट है, शाबाश है। तो अगर आप लोग कहीं फ्लूइड्स को देख ले, पानी को देख ले, सॉल्यूशन को देख ले, जब ये पाइप में ऐसे नीचे आता है तो इसकी स्पीड तेज होती है, जब ये ऊपर जाता है तो फिर इसकी स्पीड कम हो जाती है। एग्जैक्टली जब ये फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे आता है तो इसकी स्पीड वेलोसिटी तेज होती है, जब ये ऐसे असेंडिंग लिम्ब के अंदर ऊपर जाता है तो फिर इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिल्ट्रेट है, इसको कुछ हद तक मैं ऐसे कह सकता हूं कि उस फिल्ट्रेट को कुछ हद तक
एसेंडिंग लिम्ब के अंदर मौका मिल जाता है स्टे करने का, ठहरने का। ठहरते नहीं है, मैं ऐसे ही इलिटरेट लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ठहरने का मौका मिल जाता है। ठहरने का मौका से मेरा मतलब यह है यहां पे इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, यहां पे इसकी स्पीड बड़ी फास्ट होती है। So it is impermeable to, शाबाश है, descending limb is permeable to water, ascending limb is impermeable to water। descending limb में स्पीड तेज है, ascending limb में स्पीड कम है, जिसकी वजह से इसको ठहरने का मौका मिल जाता है। पर बार बार बता रहा हूं कि ये परमिएबल है वो वाटर को, ये इम्परमिएबल है वो वाटर को, लेकिन ये दोनों के दोनों लिम्स परमिएबल है सॉल्यूट्स के लिए। सॉल्यूट निकल सकते हैं। सॉल्वेंट जो है ना, वाटर जो है ना, इसके लिए डिसेंडिंग लिंक परमिएबल है, ये वाला इम्परमिएबल है। इन दोनों में ये 3-4 मेन डिफरेंसेस है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब होता क्या है कि जब इस फिल्ट्रेट को ऐसे आता है तो वो फिल्ट्रेट तो ये वाला था ना, बीच में तो इनसे ये चीजें रिअब्जॉर्ब हो गई ना। जब ये फिल्ट्रेट इधर पे फिर आता है तो फिल्ट्रेट में तो फिर सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है। तो एक अंदाजे के मुताबिक कि जो प्रॉक्सिमल था इसका बिल्कुल अपोजिट लूप ऑफ फिनले के अंदर होता है। अपोजिट से मेरा मतलब क्या है कि वहां पे 20% सॉल्वेंट रिअब्जॉर्ब हो रहे थे, यहां पे 80% शाबाश से सॉल्वेंट रिअब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहां पे 80% सॉल्यूट्स थे, यहां पे 20% शाबाश से वो क्या हो जाता है, ये 20% यहां पे सॉल्यूट्स हो जाते हैं। इसका मतलब कि 80% सॉल्वेंट, इसका मतलब कि 80% वाटर और 20% सॉल्यूट्स मींस जो मैंने आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर ली है। कहने का मकसद यह है कि फिर मैं शॉर्टकट कह सकता हूं कि जो लूप ऑफ फिनले है इसका मेन फंक्शन सॉल्वेंट को, वाटर को इसके रिअब्जॉर्ब करने के लिए है। तब जाके हम कहते भी हैं कि बॉडी के अंदर जो सॉल्वेंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए किडनी में यानी नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ फिनले है वो रिस्पांसिबल होता है, जबकि जो प्रॉक्सिमल वाला होता है ना वो एक्चुअली रिस्पांसिबल होता है सॉल्यूट्स के लिए। ये इनको मेंटेन करता है, ये वाला इसको मेंटेन करता है। तो जब इस फिल्टर ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उधर पे 80% शाबाश से सॉल्यूट्स हैं, यहां पे 80% सॉल्वेंट है, वहां पे 20% सॉल्वेंट है, यहां पे 20% सॉल्यूट्स होते हैं। इसकी परसेंटेज ये कुछ इस तरह से होती है। अब थोड़ा सा आप लोग सोचे, जब इस फिल्ट्रेट को लूप ऑफ फिनले के अंदर आते हैं फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो जब ये इधर से आएगा तो इनसे 80% वाटर इसको फिर रिएब्जॉर्ब करेगा। कौन? कोई और नहीं, जो इसके ऊपर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वो, और इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को हम और आप लोगों ने वाजा रेक्टा कहा हुआ था। इसका मतलब कि वाजा रेक्टा इससे 80% वाटर को फिर रिएब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फिर ये वाटर तो फिर उधर पे जाएगा, ये फिल्ट्रेट तो फिर उधर जाएगा, इधर पे इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, राइट। नंबर 2, स्पीड तो स्लो हो गई। अगर इनके अंदर कुछ सॉल्यूट्स प्रेजेंट है, सॉल्वेंट नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए तो ये इम्परमिएबल है। सॉल्यूट प्रेजेंट है तो सॉल्यूट के लिए तो वो परमिएबल है, वो भी फिर इससे रिअब्जॉर्ब होगा। तो सॉल्यूट्स हो रहे हैं दोनों साइड पे। सॉल्वेंट जो है ना उसकी रिअब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग में है, एसेंडिंग में नहीं है। तो इधर पे जो पानी होगा उसको कुछ हद तक मौका मिलेगा स्टे करेगा। तो पानी जो सॉल्वेंट है वो कहां पे ज्यादा होगा, डिसेंडिंग और एसेंडिंग लिम्ब में? मैं बता देता हूं, वो एसेंडिंग में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे स्पीड कम है, यहां पे ये स्टे कर रहा है, यहां पे ये ठहर रहा है, यहां पे जमा हो रहा है। जबकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहां पे ये स्टोर नहीं हो रहा है, जमा नहीं हो रहा है, मौका नहीं मिल रहा है, तेजी से जा रहा है, तो इधर पे ज्यादा होगा, इधर पे कम होगा। तो ऑस्मोसिस में हम क्या कहते हैं, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर सॉल्वेंट की बात हो जाए, मैं सॉल्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, सॉल्वेंट की, तो फिर तो वाटर इधर पे ज्यादा है ना, वाटर इधर पे कम है ना, तो जो वाटर होता है वो इधर से वापस फिर आना शुरू हो जाता है, वेयर टू डिसेंडिंग। लेकिन ये पानी इधर से ऐसे पहले चला गया, फिर कंसंट्रेशन में फर्क की वजह से वो वाटर फिर वापस आ गया। जब फिर वापस आ जाता है तो इसका फायदा क्या होता है कि उस वाटर को, सॉल्वेंट को फिर रीअब्सॉर्ब करता है, क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल है, उधर पे इम्परमिएबल है। तो अगर आप लोग देख लीजिए, बड़ी अजीब सी बात होती है कि ऐसे जाता है और फिर ऐसे आता है, यानी एक मर्तबा ऐसे गया फिर वापस आ रहा है। तो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं काउंटर करंट, अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि जो वाटर होता है वो लूप ऑफ हिनले के अंदर ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर बहुत ज्यादा बार बार होता है, सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो आपके बुक ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज इसके लिए लिखा हुआ है,
काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता कहां पे है? लूप ऑफ फिनली के अंदर। इसका फायदा क्या होता है? ताकि मैक्सिमम पानी जो है ये आपके बॉडी के अंदर रिजर्व हो सके, स्टोर हो सके, बाहर ना निकल जाए। अगर निकलेगा फिर आपको पानी जो है उसकी डिफिशियंसी होगी, यूरिनेट आप बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन उधर पे पानी की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी होगी, आप लोग फिर बार बार पिएंगे। तो कुदरत ने लूप ऑफ फिनली के अंदर ये बात रखी हुई है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, और ये जो होता है आपके बॉडी के अंदर फिर वाटर के लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, और ये लूप ऑफ फिनली किसी और जगह पे नहीं होता। अब इस फिल्ट्रेट को फिर डायरेक्ट किया जाएगा किधर पे? डिस्टल में। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, वो डिस्टल में जाएगा। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है और जो लूप ऑफ फिनली है, इसके फिल्ट्रेट के केमिकल कंपोजिशन में क्या फर्क होगा? ये आपके लिए क्विज है, आप लोग थोड़ा खुद ही सोचें। अगर पूछा गया कि प्रॉक्सिमल में और डिस्टल में केमिकल कंपोजिशन में क्या फर्क होता है फिल्ट्रेट में, कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी कम है, ये जो बॉमेट कैप्सूल के अंदर है और जो डिस्टल है, इनमें कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है, ये आपके लिए क्विज है, आप लोग इसको खुद ही थोड़ा सा सोच लें। ये बातें पूछी जाती हैं। तो जब ये डिस्टल में आ जाते हैं, सो याद रखें, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल इज इम्परमिएबल नीदर टू सॉल्वेंट नॉट टू सॉल्यूट। अगर आप लोग प्रॉक्सिमल को देख ले, वो सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों के लिए है, लेकिन मोस्टली सॉल्वेंट कम सॉल्यूट। जो लूप ऑफ फिनली है ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के लिए परमिएबल है, बट मोस्टली सॉल्वेंट कम सॉल्यूट। लेकिन जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, इट इज इम्परमिएबल टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट वन। हां, अगर फिर भी इस डट के थ्रू इधर पे कोई चीज आ गई और फिर भी बॉडी की इंटरेस्ट है कि नहीं इसके अंदर कोई चीज है जो कि मैं इसको फिर से लेना चाहता हूं, हालांकि नॉर्मली नहीं है, तो अगर इसको फिर परमिएबल बनाएगा, जबरदस्ती जोर बनाएगा, रिश्वत के थ्रू बनाएगा। वो जोर क्या है, वो रिश्वत क्या है? वो हार्मोन्स होते हैं जो कि इनके लिए रिलीज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसकी इंटरेस्ट बॉडी की वाटर के अंदर है, तो फिर ये एडीएच सीक्रेट कर लेता है, और जो एडीएच होता है इसका इफेक्ट असल में डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के ऊपर होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के ऊपर होता है, और इसका ये फिर क्या करते हैं, ये फिर यहां पे इसको परमिएबल बना लेता है टू व्हाट? टू द सॉल्वेंट वन, टू द वाटर वन। इसलिए हम फिर कहते हैं कि ये वाटर के लिए फिर ये परमिएबल होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूट्स वगैरह इसको चाहिए, तो फिर इसके लिए वो एल्डोस्टेरोन वगैरह हम इसको फिर पढ़ेंगे। एल्डोस्टेरोन जो कि सॉल्यूट्स वगैरह को फिर बॉडी के अंदर ये रेगुलेट करते हैं, इनको फिर सीक्रेट करते हैं। तो अगर सॉल्वेंट में इंटरेस्ट है तो फिर एडीएच होगा, अगर सॉल्यूट्स के अंदर है तो फिर एल्डोस्टेरोन के एग्जांपल उसने दिए हुए हैं, लेकिन इसका इफेक्ट डिस्टल के ऊपर होता है। ये नॉर्मली परमिएबल नहीं होता, ये फिर इनको परमिएबल बना लेते हैं, तब जाके इनसे भी ये चीजें इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर फिर ये रीएब्जॉर्ब हो जाती है, पर नॉर्मली होता नहीं है। इसका मतलब कि इन हार्मोन्स का भी जो इफेक्ट है ना, वो नेफ्रॉन में भी एक्चुअली डिस्टल के ऊपर होता है। फिर हम उधर कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी कि आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में दोनों किडनी को 1.2 लीटर ब्लड दे देता है। क्लियर? जस्टिफाइड किया। हमने फिर कहा कि आपके जो दोनों किडनीज हैं वो 1.2 लीटर ब्लड जो दोनों किडनी को 1 मिनट में मिल जाता है, इससे आपके दोनों किडनीज 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट निकाल लेते हैं। जब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो कि 1 मिनट में इतना बन जाता है, जब ये इस नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से गुजरता है, तो आप देख ले प्रॉक्सिमल से अपनी चीजें फिल्टर हो रही हैं, सारी रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, लूप ऑफ फिनली में अपनी चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, डिस्टल से अपनी चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब कि इसकी अमाउंट तो कम हो रही है ना। तो कहते हैं कि जब 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को पर मिनट बनाया जाता है, तो पर मिनट जो किडनीज होते हैं वो 1 मिनट में इस 125 ml से 124 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब कि 125 ml दोनों किडनी ने बनाया हुआ था, लेकिन उनमें से 124 ml को फिर रीअब्जॉर्ब किया, यानी फिर आपके बॉडी का पार्ट बना। तो कितना ml बचा? 1 ml। वो 1 ml जो होता है वो दोनों किडनीज में, मैं यहां पे एक नेफ्रॉन के अंदर शो कर रहा हूं, वो जो फिल्ट्रेट होता है ना, वो जो बच जाता है वो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है। और ये जो होगा ये कोई और चीज नहीं होगी, इसको हम और आपको फिर यूरिन ही हम और आप लोग इसको कहेंगे, जो 1 ml बन जाता है। इसका मतलब कि आपके दोनों किडनीज 1 मिनट में 1 ml यूरिन बना रहा है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? 60 ml। 24 घंटे में कितना बनाएगा? तो 60 ml को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर ले
24 से, तो मेरे ख्याल में ये कोई 1.5 या 2 लीटर जो है बन जाता है। इसका मतलब कि इतना यूरिन हम और आप लोग 24 घंटे में बना लेते हैं। लेकिन इस यूरिन में होगा क्या? सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा, लेकिन वो सॉल्वेंट होगा जो आपके बॉडी के लिए नहीं चाहिए, वो सॉल्यूट्स होंगे जो कि आपके बॉडी के लिए नहीं चाहिए होंगे, तब जाके वो जो ब्लड होगा ये फिर इस तरह से फिल्टर हो जाएगा। इस तरह सारा कुछ जो है ये फिर फिल्टर हो जाएगा। तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर ली है कि ये सारा कुछ फिर जो है ये फिर इस तरह से हो जाता है। सो 1 ml को फिर उधर कलेक्टिंग रखो, लेकिन दोनों के दोनों किडनी में, एक नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं यहां पे, लेकिन दोनों किडनी में ऐसा होगा। जबकि जो बाकी होता है इसको फिर से रीएब्जॉर्ब जो है ये फिर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम और आप लोगों ने नेफ्रॉन के फंक्शन को हम और आप लोगों ने पढ़ा कि सारा कुछ कैसे होता है। लेकिन अगर आप लोग इस नेफ्रॉन को देख ले, जिसके अंदर हमारे साथ जो दो मेन कंपोनेंट जो थे वहां पे जो प्रेजेंट थे, शाबाश से जो कि प्रेजेंट थे, इनमें अगर आप लोग कहीं देख ले तो इनमें जो बोमेंस कैप्सूल होता है इसका मेन फंक्शन फिल्टरिंग है, यानी ब्लड को फिल्टर करता है। तब जाके कुछ लोग कैप्सुलर पार्ट को फिल्टरिंग यूनिट कहते हैं। फिल्टरिंग ब्लड को फिल्टर करता है, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बुक के अंदर है भी। जबकि जो ट्यूबुलर पार्ट है अगर आप लोग देख ले, वो इस फिल्ट्रेट को फिर रिफाइन करता है, रीअब्जॉर्प्शन है, रिफाइनरी है, वो फिर इसको रिफाइन करता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आमतौर पे इसको रिफाइनरी यूनिट कहते हैं, जो ट्यूबुलर पार्ट होता है। ह्यूमन बींग्स में खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से या कैप्सुलर पार्ट डैमेज हो जाए तो उधर पे ये फिल्ट्रेशन नहीं होता, फिर भी किडनी फेल हो जाते हैं, या ट्यूबुलर पार्ट डैमेज हो जाए फिर भी जो होते हैं ये जो नेफ्रॉन होता है वो फिर इनको नहीं बना सकता, फिल्ट्रेट नहीं बना सकता, रिफाइन इसको नहीं कर सकता, फिर भी जो किडनी होते हैं इनको फिर ये फेल कर लेते हैं। हम और आप लोगों ने देख लिया, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, बुक के अंदर है भी, कि अगर आप लोग प्रॉक्सिमल को देख ले, इनसे चीजों की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर चीजें जा रही हैं। अगर आप लोग लूप ऑफ हिनरी के अंदर देख ले, यहां पे रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, लूप ऑफ हिनरी से सब्सटेंसेस जो हैं वो वाजारेक्टा के अंदर जा रहे हैं। लेकिन जब हम और आप लोग उधर डिस्टल के ऊपर आ जाए तो यहां पे नेचुरली यानी नॉर्मली अगर हार्मोन्स ना हो तो यहां पे मसला थोड़ा उलट होता है। कैसे? कि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं उनसे ये जो डिस्टल वाला होता है ना, इनसे ये सब्सटेंसेस लेता है, यानी बजाय ये कि डिस्टल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज सब्सटेंसेस को ले एब्जॉर्ब कर ले, डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल इस पेरीट्यूबुलर से चीज सब्सटेंसेस ले लेते हैं। ज़हन में सवाल आ जाता है कि आखिर क्या? सादा आंसर आप लोगों को बता रहा हूं। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन जब यहां पे पास हो रहा है तो इनसे जो ऑक्सीजन है वो यूज हो रहा है। तो ऑक्सीजन की अगर अमाउंट कम हो रही है तो उधर पे तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहा है, C6H12O6 प्लस O2, तो उसके रिजल्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हम और आप लोगों ने बात पड़ी हुई थी कि हाइड्रोजन भी बनेगा। तो वो जो हाइड्रोजन होता है वो इस ब्लड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो ही वो डिस्टल पे आ जाए तो डिस्टल का खूबसूरत काम यह है कि इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में अगर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, कोई और एसिडिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, कोई और पॉइजन प्रेजेंट है, कोई और हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो बजाय ये कि उसको छोड़ दे के आप लंग्स तक पहुंच जाए, इधर ही डायरेक्ट इससे लेता है, हाइड्रोजन 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 इससे लेता है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचे, इमेजिन कर ले कि अगर ये फिल्ट्रेट ऐसे आ रहा है और इसके अंदर इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से मुसलसल हाइड्रोजन इसके अंदर डिफ्यूज हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो तो पीच को कम करता है, वो तो एसिडिक बनाता है, तब जाके आखिर में जो यूरिन बनता है उसका जो पीच होता है ये फिर एसिडिक हो जाता है। और हम कहते भी हैं कि जो यूरिन है इसका जो पीच होता है वो 6.4 होता है। तो बस दफा ये जहन में ये बात आती भी है कि ब्लड का पीच है कितना, वो तो 7.4 है, लेकिन इससे जो यूरिन बनता है वो तो बनता ब्लड से है, तो फिर यूरिन का पीएच क्यों 6.4 हो जाता है, यानी व्हाई इट टर्न्स इनटू एसिडिक वन? सिंपल आंसर ये है कि ये यूरिन जो है ये बनता इस ब्लड से है, लेकिन जो डिस्टल होता है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि उधर पे ये हाइड्रोजन को, पॉइजनस को, कोई और एसिडिक कोई चीज है, कोई और हार्मफुल सब्सटेंस है, कोई और वेस्ट है इस ब्लड के अंदर, इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर, इससे उसको देता है। तो ये तो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल काम कर रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है ना, तब जाके अच्छे काम को हम और आप लोग सिक्रीशन कहते हैं। तब जाके जो डिस्टल है इसके लिए हम फिर एक खूबसूरत नाम भी लिखते हैं कि इसका मेन फंक्शन
ट्यूबुलर सीक्रेशन है, यानी ट्यूब आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, वो किसी और के लिए इसको नहीं छोड़ रहा है। इसलिए ये जो फिल्ट्रेट आता है, इसका जो पीएच होता है इसकी वजह से कम हो जाता है। किसकी वजह से? असल में हाइड्रोजन की वजह से। तब उसका पीएच 6.4 अगरचे बनता ब्लड से है, ब्लड का पीएच 7.4, तो इन दोनों में फर्क इसलिए आ जाता है। इसलिए हम कहते भी हैं कि अगर आप लोग इस किडनी में नेफ्रॉन के फंक्शन को आप लोग देख ले, क्या क्या होते हैं। वाटर के लेवल को आपके बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं, यानी ऑस्मो रेगुलेटरी इसका फंक्शन है। पीएच को कंट्रोल करता है, इसके अलावा साल्ट्स वगैरह के लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जो कि किडनी के हैं। नेफ्रॉन की वजह से ये सारा कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। अगर हम और आप लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अगर हम और आप लोग इसको समराइज कर ले, तो 3 अल्फाज में हम और आप लोग इनको आसानी से हम इसको समराइज कर सकते हैं कि ये सारा कुछ कैसे हो गया है। ऐसे हो गया है कि यहाँ पे जो कुछ बन रहा है, पहला स्टेप यानी किडनी का जो फंक्शन है, इसको हम और आप लोग 3 स्टेप में हम फिर इसको फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो पहला स्टेप है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। कहाँ पे होता है? बोमेट्स कैप्सूल के अंदर होता है। जो दूसरा है उसको हम और आप लोग सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो कि प्रॉक्सिमल और लूपा फिनली के अंदर होता है। जबकि जो तीसरा स्टेप होता है इसको हम और आप लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन हम और आप लोग कहते हैं, जो कि एक्चुअली कहाँ पे हो जाता है? ये डिस्टल कैरोटिड ट्यूब्यूल के ऊपर हो जाता है। ये तो सारा कुछ था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का बेसिक फंक्शन, ये कैसे होता है, कैलकुलेशंस थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब अगर हम और आप लोग थोड़ा सा किडनी की तरफ, फिर हम और आप लोग चले जाएं किडनी की तरफ, तो इसके स्ट्रक्चर को मैं हटा नहीं रहा हूं, इधर पे मैं इसको बना रहा हूं। तो अगर हम और आप लोग कहीं किडनी को बना दें तो ये कैसे होगा? थोड़ा सा प्लीज आप इसको समझने की कोशिश कर ले। हमारे साथ ये कोई किडनी प्रेजेंट है, किडनी हमारे साथ कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। शाबाश से हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी कि यहाँ पे एक कॉर्टेक्स रीजन भी होता है, और हम और आप लोगों ने ये बात भी पढ़ी हुई थी कि यहाँ पे मेडुला भी प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे क्या होता है। जो कॉर्टेक्स था, शाबाश से, जो कॉर्टेक्स था, रीनल कॉर्टेक्स, शाबाश से, इसके साथ हम और आप लोगों ने एक बात लिखी थी कि ये 3 होता है, जबकि नीचे एक था जिसको हम और आप लोगों ने रीनल मेडुला कहा हुआ था, और हमने ये बात लिखी हुई थी कि ये थिक होता है। क्यों? पहले ही में मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई थी कि किडनी में इधर पे भी और इधर पे भी दोनों जगहों पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन होता है कॉर्टेक्स में, वो फिर कैसे प्रेजेंट होता है? इसका जो बोमेन्स कैप्सूल होता है सारी, यहाँ पे वो पायरामिड्स भी प्रेजेंट थे। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी, ये पायरामिड्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, शाबाश से प्रेजेंट होते हैं। तो इधर पे जो नेफ्रॉन होता है कॉर्टेक्स में, वो कैसे प्रेजेंट होता है कि इसका ये बोमेन्स कैप्सूल हुआ, इसका फिर ये प्रॉक्सिमल कैरोटिड ट्यूब्यूल हुआ, ये फिर डिस्टल हुआ। लूप ऑफ हिंडली इस बॉर्डर को थोड़ा क्रॉस कर लेता है, किसका? कॉर्टेक्स वाले जो नेफ्रॉन होते हैं, और मेडुला के अंदर आ जाते हैं, और फिर इसका वो डिस्टल, और फिर ये इसका कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे आ जाता है? वो इस वो इस पायरामिड के अंदर आ जाता है। तो जो कॉर्टेक्स वाले जो नेफ्रॉन होते हैं, तकरीबन यानी एक अंदाजे के मुताबिक 90% ये कॉर्टेक्स रीजन के अंदर होते हैं, 10% ये मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि दूसरे साइड पे जो मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, इसका तकरीबन 10% जो बोमेन्स कैप्सूल होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। 90% जो होता है ये फिर मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है, और फिर ये लूपा फिनली, और फिर ये डिस्टल, और फिर इसका ये कलेक्टिंग डक्ट इस पायरामिड के अंदर आ जाता है। तो अगर आप लोग इन दोनों नेफ्रॉन को देख ले, हमारे साथ 2 तरह के नेफ्रॉन बन गए हैं। एक नेफ्रॉन हुआ कॉर्टिकल, एक हुआ मेडुलरी। कॉर्टिकल का 90% पार्ट कॉर्टेक्स में है, 10% मेडुला के अंदर है, जबकि मेडुलरी नेफ्रॉन का 10% कॉर्टेक्स के अंदर है, जबकि 90% इस मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप लोग दोनों के कलेक्टिंग डक्ट्स को देख ले, वो इस शाबा से पायरामिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसकी लुक फिर कुछ इस तरह से बन जाती है। तब जाके हम आम तौर पे कहते हैं कि ये जो पायरामिड्स होते हैं, ये किस चीज के बने हुए होते हैं। ये परसों मैंने आपको बताई हुई थी ये बात, कि आगे जाके आप लोगों को फिर पता चल जाएगा। तो ये जो पायरामिड्स होते हैं, इट इज एक्चुअली ए मास ऑफ द
कलेक्टिंग डक्ट्स, यानी ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं ना, ये इनके बने हुए होते हैं। तो ये आमतौर पे एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछी जाती है कि पिरामिड किस चीज के बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो कलेक्टिंग डक्ट्स ही के बने हुए होते हैं। लेकिन इनके अलावा हमारे साथ नेफ्रॉन फिर दो तरह के हो गए हैं, एक कार्टिकल हुआ, एक मेडुलरी हुआ। जो कार्टिकल है वो बता दिया है कि क्यों, क्योंकि ये कार्टेक्स रीजन में है। जो मेडुलरी है वो इसको इसलिए कि ये मेडुलर रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपके बुक ने इसको एक और नाम भी दिया हुआ है, जुक्स्टा या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी हम इसको फिर कहते हैं। लेकिन अगर आप ये दो तरह के नेफ्रॉन देख ले, ये हैं किसके बेस पे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बेस पे। कहीं एमसीक्यूज के अंदर भी आप लोगों से पूछा गया, वो है लोकेशन के बेस पे कि कहां पे ये लोकेट करता है, कहां पे ये प्रेजेंट है, उसके बेस पे फिर ये टाइप्स भी प्रेजेंट होते हैं। आमतौर पे अगर आप लोग देख रहे जिन एनिमल्स में किडनी प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट बर्ड्स और मैमल्स, अगर किडनी है तो उसमें ये कार्टिकल नेफ्रॉन होंगे। लेकिन ये सिर्फ बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं कि जिसके अंदर ये मेडुलरी नेफ्रॉन भी होते हैं। मेडुलरी नेफ्रॉन बर्ड्स और मैमल्स के किडनी के अलावा, बर्ड्स और मैमल्स के अलावा किसी और के किडनी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। इट मींस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैमल्स एज वेल बर्ड्स वन, बाकी एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते। ये जो मेडिकल साइंस में तो नहीं है, पर आमतौर पे एक अकीदा सा है, वो ये है कि जितनी किसी चीज का साइज छोटा होता जाएगा नंबर बढ़ेगा, जितना साइज बढ़ता है नंबर कम होता जाता है। तो अगर आप लोग कार्टेक्स रीजन को देख लें, ये हमने 3 लिखा हुआ था, छोटा है, इसका मतलब कि जो कार्टिकल नेफ्रॉन है ये भी छोटे होंगे, और अगर कार्टिकल नेफ्रॉन छोटे हैं तो फिर इसका नंबर भी ज्यादा होगा। और जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो लिखा हुआ है 70 to 80% होते हैं। तो अगर मैं, तो ये बात मैंने आप लोग को बार बार बताई हुई थी कि एक किडनी में टोटल नेफ्रॉन है कितने, वो तो 1 मिलियन 10 लाख है। तो 10 लाख का 70 to 80% कितना बनता है, इसका मतलब कि 7 से लेकर 8 लाख तक नेफ्रॉन एक किडनी में कार्टिकल वाले होते हैं। जबकि जो मेडुला है ये थिक है तो नेफ्रॉन भी मोटा होगा तो नंबर कम हो जाएगा। और वो फिर कितना होता है, वो फिर 20 से लेके 30% तक होता है। इसका मतलब कि 2 से लेके 3 लाख तक मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। तो दोनों किडनी में, ह्यूमन बीइंग में एवरेज कार्टिकल नेफ्रॉन कितने होते हैं, फ्रॉम 14 to 16 लाख, और दोनों किडनी में मेडुलरी नेफ्रॉन कितने होते हैं, फ्रॉम 4 to 6 लाख। इस परसेंटेज से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए कार्टेक्स थिक है, कार्टेक्स थिन है, और मेडुला जो है वो थिक है, क्योंकि इनके नेफ्रॉन के साइज में फर्क होता है। दूसरी बात कि अगर साइज में फर्क है तो इसका मतलब यह हुआ कि जनरली अगर मैं पूछूं कि कार्टिकल और मेडुलरी नेफ्रॉन में किसका लूप ऑफ फिनली बड़ा होगा, मेडुलरी का। अगर मैं पूछूं किसका ट्यूबुलर पार्ट लेंथी होगा, मेडुलरी का। क्लियर। तो अगर मैं पूछूं कि लूप ऑफ फिनली का मेन फंक्शन हम और आप लोगों ने अभी पढ़ा, वो तो वाटर के लेवल को रेगुलेट कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि जिसका लूप ऑफ फिनली बड़ा होगा, अंडरस्टूड बात है, वो ज्यादा वाटर को भी रिजर्व करेगा, कंजर्व करेगा। इसलिए जो मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो ज्यादा वाटर को भी आसानी से फिर वो इसको रिजर्व कर सकता है। तो इनके साथ साथ आप लोगों को एक बात और भी बता दूं, वो ये है कि मैं आमतौर पे कहता हूं कि 2 तरह के लोग होते हैं किसी मुआशरे के अंदर। कुछ ऐसे जो आपके साथ खुशी शेयर करते हैं, कुछ ऐसे जो आपके साथ दुख दर्द गम शेयर करते हैं। आमतौर पे कहता हूं कि जो खुशी वाले लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, दुख वाले, दर्द वाले, गम वाले लोग जो आपके साथ शेयर करते हैं वो कम होते हैं। तो अगर आप लोग इन नेफ्रॉन में देख ले, जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ये ज्यादा होते हैं। ये उस टाइम पे एक्टिव होते हैं, आपके बॉडी के अंदर वाटर को रेगुलेट करते हैं जब आपके ऊपर खुशी का समय होता है, पानी का मसला नहीं होता। ये लोग ऐसे ज्यादा होते हैं। जबकि जो मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं ये कम है। ये वो होते हैं जो आपके साथ गम में बराबर के शरीक होते हैं। और गम का टाइम कब को होता है, तब को होता है जब पानी अवेलेबल ही ना हो। आपको प्यास लगी हुई है, पानी नहीं है, आप पुकार रहे हैं कि मुझे पानी दे दो, नहीं है। तो अगर फिर भी पानी आपके बॉडी से यूरिन की फॉर्म में निकलेगा तो फिर मसला होगा। तो उस टाइम पे आमतौर पे ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, और इसका लूप ऑफ फिनली बहुत बड़ा होता है, और वो लूप ऑफ फिनली बहुत ज्यादा वाटर को आपके बॉडी के अंदर रिजर्व भी करते हैं। और साथ में आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं कि आमतौर पर जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता है ये भी एक्चुअली जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की प्रॉपर्टी है। ये आमतौर पे कार्टिकल नेफ्रॉन में होता भी नहीं है, क्योंकि उधर पे पानी का मसला आपके लिए होता ही नहीं है। दूसरी बात जो कि बुक में नहीं है वैसे ही बता देता हूं कि जो मेडुलरी नेफ्रॉन है, मेडुलरी नेफ्रॉन ये सेक्रेटरी इन नेचर भी होते हैं।
ये हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं, और उनमें से एक को हम रेनिन कहते हैं। एक फर्स्ट ईयर में है रेनिन, वो मिल्क वाला, एक RENIN, ये पुराने कोर्सेज में था रेनिन। इसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इसको सीक्रेट करता है उस टाइम पे जब आपके बॉडी के अंदर पानी की डिफिशियंसी हो, पानी आपको अवेलेबल ना हो। नेफ्रॉन बहुत ज्यादा पानी को रीएब्सॉर्ब करता है, किसको, उस पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को, कहां पे, लूप ऑफ फिनली पे। तो फिर ये रेनिन, ये हार्मोन जो एंजाइम है इसको सीक्रेट कर लेता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पानी के लिए फिर ये परमिएबल हो जाता है, और पानी जो है ये फिर बॉडी से निकालता नहीं है बल्कि कंजर्व करता है। तो इन दोनों नेफ्रॉन में ये भी कुछ डिफरेंस जो है ये फिर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम और आप लोग किडनी और नेफ्रॉन इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बाद हम और आप लोग देख ले, तो ये बात तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि कार्टेक्स क्यों थिन हुआ, क्यों थिक हुआ। नेफ्रॉन के साइज में फर्क है, फर्क की वजह से नंबर में भी फर्क है। नंबर 2, अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ ये बात भी शेयर की हुई थी कि जो कार्टेक्स है वो डार्क रेड होता है, जो मेडुला है ना वो थोड़ा लाइट होता है। क्यों? अगर आप लोग कार्टेक्स को देख ले, यहाँ पे वो ग्लोमेरुलस बॉमेंट्स कैप्सूल वगैरह प्रेजेंट है, और जो कार्टेक्स है इनमें इन नेफ्रॉन की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, तब जाके इसका जो कलर होता है ना वो डार्क रेड हो जाता है। लेकिन मेडुला साइड पे इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, तब जाके इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट होता है। इसलिए स्टार्ट में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि कार्टेक्स थिन है, मेडुला थिक है। क्यों? पता होना चाहिए। कार्टेक्स डार्क इन कलर है, मेडुला लाइट इन कलर है। क्यों? पता आपको होना चाहिए। दूसरी बात, अब अगर हम और आप लोग देख ले कि जो पायरामिड्स है वो तो कलेक्टिंग डक्ट से बने हुए हैं, तो इनमें फिर यूरिन की फ्लो कैसे होगी, क्या होगा? देख ले, इधर से वो फिल्ट्रेट बना प्रॉक्सिमल से गुजर रहा है, लूप ऑफ फिनली से गुजर रहा है, डिस्टल से गुजर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में वो यूरिन आ गया। वो कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली क्या है, वो इधर पे पायरामिड्स हैं, तो इनमें जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं ये ओपन होते हैं इधर पे। और सच में मैंने आपके साथ बात शेयर की हुई थी कि यहाँ पे वो कैलेक्स है, कैलेक्स कप है, तो उस कप के अंदर वो यूरिन आता है। ये जो कैलेक्स होते हैं ये छोटे होते हैं, फिर हम और आप लोग इसको माइनर कहेंगे। माइनर से फिर ये मेजर के अंदर आ जाएगा, फिर वो यूरिन मेजर के अंदर स्टोर हो जाएगा, मेजर से फिर वो पेल्विस के अंदर आ जाएगा, और पेल्विस से फिर वो जो यूरिन होता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू फिर ये बॉडी से निकल जाता है। तो यूरिन की जो फ्लो होती है वो किडनी में या बॉडी में कुछ इस तरह से सारा कुछ हो जाता है। ये जो कुछ हम और आप लोगों ने पढ़ा ये सारा का सारा मैंने आपके साथ ये बातें शेयर कर ली है। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, जब हम और आप लोग इस लेक्चर को शुरू कर रहे थे तो मैंने बात बताई हुई थी कि ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 4 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो किडनी के साथ एसोसिएटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो तकरीबन हम और आप लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। जो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या आपके ज़हन में आ रहे हैं वो भी हम और आप लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो बाकी 3 पार्ट्स होते हैं मैं यहाँ पे लिखवा लेता हूँ, बहुत ही आसान है, सिर्फ उसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट है जो कि आपके ज़हन में होना चाहिए। तो किडनीज के बाद यानी किडनीज के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है यूरेटर्स का, और फिर यूरिनरी ब्लैडर का, और फिर यूरेथ्रा का। जो यूरेटर्स होते हैं इसमें कोई शक नहीं है, ये पेयर होते हैं, 2 होते हैं, बहुत ही आसान बात है। इस तरह की बातें तो वैसे भी ईटा में नहीं आती। इसकी लेंथ कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, मस्कुलर है, ट्यूबुलर है, ये बातें कोई खास नहीं होती। हाँ, अगर आप लोग इसका फंक्शन देख ले तो एक ही है, वो ये है कि जो यूरेटर्स होता है वो यूरिन को पेल्विस से जो बड़ी कैविटी है यूरिनरी ब्लैडर तक इसको पहुंचा देता है। यानी इसका मेन फंक्शन ट्रांजिट है, ट्रांजिट गुजरगाह है। इससे ये जो यूरिन होता है ना ये फिर पास हो जाता है, बाकी इसका कोई खास फंक्शन है नहीं। जो दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट, उसको हम और आप लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। सेक लाइक है, यूरिन इसमें स्टोर होता है, इसका मेन फंक्शन ये है। इसके नीचे स्फिंक्टर्स लगे हुए होते हैं, वो 2 होते हैं। बच्चों वगैरह में ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं 2 होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर होते हैं। बच्चों में नर्वस सिस्टम का उसके ऊपर इतना होल्ड नहीं हो सकता, इसलिए वो आमतौर पर यूरिन को होल्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है लोग मैच्योर होते जाते हैं, जो स्फिंक्टर्स होते हैं इनके ऊपर नर्वस सिस्टम का कंट्रोल ग्रिप जो होता है वो भी मजबूत हो जाता है। तब जो बड़े लोग होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो भी फिर इनको क्या है, इनको होल्ड कर सकते हैं, यूरिन को कैच कर सकते हैं, इनको स्टॉप कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। यूरिनरी ब्लैडर में भी कोई और खास पॉइंट नहीं है, जो है वो आसान है, मतलब कि वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे कोई खास किस्म की टेक्निकलिटी जो है नहीं। अगर है पूछा जा सकता है तो वो ये है कि यूरिनरी ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ यूरिन है। यूरेथ्रा का मेन फंक्शन क्या है, वो ट्रांजिट है, पास करता है। इससे नीचे फिर यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा हम और आप लोग इसको कहते हैं। लेकिन जो याद रख ले, ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी पेयर्स हैं,
यूरेटर्स पेयर्स हैं, दो हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक है, ये सिंगल है। यूरेथ्रा भी सिंगल है, ये एक होता है। ये पॉइंट भी आपके ज़हन में होने चाहिए। लेकिन जो यूरेथ्रा होता है, इसकी जो शाबाश, इसकी जो लेंथ होता है मेल में वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बुक ने 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन फीमेल में इसकी जो लेंथ होती है वो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होता है। और उसके पीछे एक ही बात है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से जो जिस ओपनिंग के थ्रू हम और आप लोग यूरिन निकालते हैं, जिसको हम और आप लोग यूरिनरी एपर्चर कहते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस मेल्स के अंदर ज़्यादा है एंड तक, तो इसलिए वहाँ पे इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। जबकि फीमेल के अंदर चूंकि वो डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, वहाँ पे इसकी लेंथ भी कम होती है। इन बातों को हम और आप लोग फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, उधर फिर आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन कहीं एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछी गई कि मेल और फीमेल के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर फ़र्क कहाँ पे है, तो किसी जगह पे फ़र्क नहीं है। किडनी भी दोनों में एक जैसे होते हैं, 2 ही होते हैं, 2 होते हैं। यूरेटर्स भी 2 होते हैं, सेम होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर भी सेम होता है, सारा कुछ सेम होता है। फ़र्क जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूरेथ्रा के अंदर होता है कि मेल में यूरेथ्रा की लेंथ ज़्यादा होती है, फीमेल के अंदर यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो कम होती है। इसलिए मेल और फीमेल के एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ये जो यूरेथ्रा होता है इसके लेंथ में फ़र्क होता है, बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।